क्लास। अब हम आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कैलकुलस में जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसके बाद ये जो लास्ट टॉपिक है वो हो गया इंटीग्रेशन। उसके बाद जो आएगा वो वेक्टर कैलकुलस आएगा, तो वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह डील करेंगे। फिलहाल इंटीग्रेशन देखते हैं। इंटीग्रेशन में एक चीज तो आप जानते होंगे, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। कि जो डिफरेंशिएशन जिसको मालूम है उसको बेसिक बेसिक इंटीग्रेशन भी उसको पता चली जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोग देखते हैं, क्यों? जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आप लोग को बताया गया है कॉस एक्स, आप सबको ही पता है। तो अगर इसी का इनवर्स ऑपरेशन है और हमें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स करना है, मतलब इसको इनवर्स के फॉर्म में यहाँ ले जाओ, कॉस एक्स डी एक्स करना है, तो ये वही आ जाएगा साइन एक्स। बस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आता है, उसका भी कोई रीजन है वो बता देंगे अभी आपको। तो साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। क्यों आ रहा है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, चलो यही जान लो। फिलहाल ये इनवर्स ऑपरेशन तो आप समझे होंगे ना, ये साइन एक्स के साथ कांस्टेंट क्यों लगा दिया? देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 भी कॉस एक्स ही है। या मैं लिख देता हूं कि हम आज इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, हाँ अब फीलिंग आएगी कि इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है। तो साइन एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 का भी कॉस एक्स। ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंशिएशन है जिनका बहुत सारे फंक्शन है जिनका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। ठीक, तो अब अगर इसमें इनवर्स ऑपरेशन लगाएं तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। ठीक, और यहाँ पे देखें तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन इसके हिसाब से साइन एक्स प्लस 4 हो जाएगा, इसके हिसाब से साइन एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो ऐसे तो कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ देखो एक जनरल लिख दिया साइन एक्स प्लस सी। अब अगर आपको कोई बाउंड्री कंडीशन या कुछ इस तरह की कंडीशन एक्स्ट्रा दी है तो उससे सी निकल जाता है, और नहीं तो फिर ऐसे ही आंसर दे देते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की जब बात होती है तो फिर ये सी नहीं आता, उसका भी रीजन दिखा देंगे क्यों नहीं आता। ये कांस्टेंट आने का रीजन आपको पता चल गया होगा। और दूसरी चीज, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑपरेशन और डिफरेंशिएशन, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये क्लास 12th की बातें हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि आपकी जो गेट का कंपटीशन है उसमें किस तरह के इंटीग्रेशंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस तो 12th बेस्ड होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चंस होते हैं लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, और फिर ऐसे ही डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, लेंथ ऑफ कर्व, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आएंगे चैप्टर्स में। तो जब डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा या बीटा गामा जैसी चीजें आएंगी तो वो थोड़ा बीटेक लेवल की चीजें हो जाएंगी। उससे पहले जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन दो तरीके का होता है, एक तरीके का होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, indefinite integration, and the second one is known as definite integration। definite integration, indefinite integration में constant of integration आएगा, जैसा एग्जांपल अभी दिया था sin x प्लस सी। डेफिनेट इंटीग्रेशन में constant of integration नहीं आएगा। क्यों? देखिए इंटीग्रेशन अगर आपसे कह रहे हैं fx का इंटीग्रेशन निकालिए तो आप इसे लिख दोगे फाइव एक्स प्लस सी। 5x प्लस सी मतलब एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, जैसे यहाँ पे cos x लिखा था जिसका हमने sin x लिख दिया था, तो फंक्शन बदल जाता है ना, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। वहीं अगर आप इसी चीज को डेफिनेट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये आएगा एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में क्या आना चाहिए। देखो पहले तो ऐसे लिख दो 5x प्लस सी और ये लगा दोगे a टू b, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब यहाँ एक थ्योरम लगती है इंटीग्रल कैलकुलस की, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन हो तो आपने पढ़ा होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इस थ्योरम को कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस थ्योरम वाज गिवन बाय लिबनीज। लिबनीज एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरम डेवलप की थी। तो खैर उनके थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो ये हो जाएगा 5b प्लस सी माइनस 5a प्लस सी। फाइनली जो आपको दिखेगा वो आ जाएगा 5b माइनस 5a। देखो c और c कैंसिल हो गया। तभी कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, और जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तो ये आएगा। इसको एग्जाम्पल से भी समझा था आपने। तो इंटीग्रेशन दो तरीके का हो गया, 12th क्लास में ये सब जानते थे आप, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अच्छी बात यह है कि आपकी जो कंपटीशन है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो गेट की, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी कोई देख रहा होगा अगर इस वीडियो को, तो वहां भी सारे क्वेश्चंस आज तक आए जितने वो सब डेफिनेट के ही हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन वो क्लास 12th में
इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए पूछे जाते थे। मेनली जो कंपटीशन में क्वेश्चंस बनते हैं वो सब डेफिनेट इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चंस हैं। तो डेफिनेट के अंदर भी कॉन्सेप्ट तो लगेंगे इंडेफिनेट वाले ही, तो वो इंडेफिनेट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको सिखाते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन करने के तरीके कितने होते हैं। अभी हम 12th क्लास का थोड़ा बहुत रिवीजन करा रहे हैं। मेथड्स ऑफ इवेलुएटिंग इंटीग्रेशन, जो रफली जो मेथड्स थे जो क्लास 12th में आपसे डिस्कस किए गए थे वो रफली क्या थे देखना। एक था बाई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, बाई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, नहीं बेटा वो डिफरेंशिएशन होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन, अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको याद होना चाहिए, लॉग साइन एक्स। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई पर। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वो आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की कैटेगरी में डाल देंगे, वो किसी भी 12th क्लास की बुक में आपको मिल जाएंगे। इवन जो यहाँ की जो थ्योरी बुक है, वो जो मोटी सी एक थ्योरी बुक है, उसमें भी वो सब रूल्स लिखे हुए हैं, मतलब वो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। अच्छा दूसरा देखिए बाई सब्स्टिट्यूशन, बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एक सेकेंड, बाई सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, हम कराएंगे सबके क्वेश्चन। तीसरा होता है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, और एक रिजल्ट होता है बाई प्रोडक्ट रूल, बाई प्रोडक्ट रूल, जैसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहते हैं, आप लोग की लैंग्वेज में उसे पार्ट्स कहते हैं, बाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो रफली आपको क्वेश्चन सिखाए गए हैं वो सब बस इन्हीं चारों पर बेस्ड हैं। मतलब अगर कितने भी क्वेश्चन आप करो कहीं ना कहीं इनमें से कोई कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा होगा, या तो वो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, या इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा, या सब्स्टिट्यूशन से होगा, या फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट से होगा। देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम किसे कह रहे हैं, जैसे आपसे कहा गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन बता दो। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो डेवलप करके रखा हुआ है, आप उसे सीधे यूज करोगे, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, अभी बताया था आपको। तो इस तरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक, पर वो बहुत लेंदी हो जाते हैं क्वेश्चंस, इसलिए वो बहुत ज्यादा इनडेफिनेट में क्वेश्चंस पूछने नहीं है। ये भी हमने लिखाया इसलिए क्योंकि इनका यूज हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में करना है। अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट तो आप जान गए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कैसे होता है देखिए, जैसे ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट का था, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का देखिए। मान लीजिए लिखा है cos x अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन किया जाए जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ यूज किया जा सके। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको आइडिया लग रहा होगा, हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, तो हम क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इक्वल्स टू टी। सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझ रहे हैं, देखो वो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट समझा कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाएंगे। अच्छा अब कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होने तो करना क्या है, जैसे साइन एक्स को टी रखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स करें, नहीं डी बाई डी एक्स ना करो, देखो सिंपल इसका डी बाई डी एक्स, अच्छा चलो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा प्रोसेस ही समझ लो, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टी। बेटा साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वैसे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता नहीं है लेकिन फिर भी रफली हम समझे, इस dx को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा dx, इधर क्या बचेगा dt। देखो जब आपने sin x को t रखा तो cos x dx इक्वल्स टू dt आ गया। आगे से इतना डिटेल में नहीं करेंगे, रफली क्या बोलेंगे, sin x इक्वल्स टू t, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, एक dx लगा दो, इधर dt लगा दो। इसको प्रैक्टिस में रखेंगे आपकी, जल्दी जल्दी ऐसा हो जाए। ये रिप्लेसमेंट यहाँ किया जाए तो देखो क्या आ गया, cos x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का यहां से देखो अगर तो a की जगह कितना लिखा है 1, देखो a स्क्वायर की जगह ये 1 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स t, इनडेफिनेट है तो प्लस c लगा दिया, t बाई a होना है ना बेटा, a की जगह तो 1 है, सॉरी इस a की जगह तो देखो ये 1 लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स t, वापस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स t की जगह फिर से sin x प्लस c, ये रहा आंसर। तो आपने क्या देखा, स्टैंडर्ड रिजल्ट तो डायरेक्ट यूज हो जाता है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज किया जाता है, एक बेसिक एग्जांपल हमने रखा है सब्स्टिट्यूशन का। आप में से बहुत से बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हमें कैसे पता चलता है कि आप लोग को याद नहीं आ रहा? बेटा एक्सपीरियंस से। अब क्लास में बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये भी समझा दो, ये भी समझा दो, हम डिप्लोमा बैकग्राउंड के हैं तो हमें आता नहीं है ये सब, तो उनके लिए मैंने बता दिया है। खैर देखो सब लोग जल्दी से, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन पे चलते हैं। कभी मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके सामने, क्वेश्चन कि dx अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2, अब इसका कैसे करें? देखो ये रब कर दे रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। अब dx अपॉन समथिंग लाइक दैट x माइनस 1 और x माइनस 2, अगर आपको इसके पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर ले जाओगे। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। 12th क्लास की किसी 12th स्टैंडर्ड की किसी भी बुक में पार्शियल फ्रैक्शन का एक छोटा सा चैप्टर है, मुश्किल से हाफ एन आवर उसमें लगता है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। आप अगर स्टूडेंट है तो आपके पास 12th की बुक तो होगी, नहीं होगी तो गूगल पे चेक कर लो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड, 2-3 छोटे छोटे मेथड है, 15 से 20 मिनट में हो जाएगा वो, ठीक है। क्लास में हम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा देते हैं, लेकिन ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन, इसलिए नहीं पढ़ाते यहाँ पे ऑफिशियली, है ना, क्योंकि ये बेसिक बात है जो पता होनी चाहिए आपको। देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम लिखने जा रहे हैं, अंदाजे से लिखते हैं x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, x माइनस उधर गया और ये माइनस x प्लस 2, हाँ यही है इसके पार्शियल फ्रैक्शन dx। जब आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कर लोगे। अब देखो ऐसा तो कुछ आ गया, इसको अगर हम सेपरेट कर लें कि dx अपॉन x माइनस 2 एंड dx अपॉन x माइनस 1, अगर आपको याद हो ln x का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ ln x का 1 बाई एक्स होता था, तो बेटा इसी जगह से जरा बताओ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा? ln x प्लस सी। अगर dx अपॉन एक्स 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा इस लॉजिक से, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशन है, ठीक है। तो वही काम यहाँ लगा दिया। देखो dx अपॉन एक्स है तो ये क्या आएगा? ln x माइनस 2 माइनस ln x माइनस 1 और प्लस, अब c है तो इसको ln c लिख दो, क्योंकि जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपने log c ही ले लिया उसे, बाउंड्री कंडीशन से वो कैलकुलेट हो जाता है कितना आ रहा है, यही आंसर है। चाहो तो इसे रीअरेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपने एक पार्शियल फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन करने का तरीका समझा कि पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे होता है। तो एक तरीका देख लिया स्टैंडर्ड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा पार्शियल फ्रैक्शन। एक मेथड बचा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी देख लीजिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है पहले तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, इसको यूवी फॉर्मूला भी कहते हैं, यूवी डीएक्स। सबको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो देखिए u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर से देखो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट लग गया और ये इंटीग्रेशन, देखो एक इंटीग्रेशन v का हुआ, फिर इस पूरे फंक्शन का एक और इंटीग्रेशन dx और प्लस c। ये है यूवी फॉर्मूला जिसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कहते हैं। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन, ये है आपका सेकंड फंक्शन। हाउ कैन वी एज्यूम विच वन शुड बी फर्स्ट फंक्शन है, विच वन शुड बी सेकंड फंक्शन? कैसे एज्यूम करेंगे कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है? तो केवल एक ही तरीका है, आइलेट रूल लगा देना। बचपन में कभी सुना होगा आइलेट रूल। इसमें जो पहले आएगा उसको आप क्या लोगे, फर्स्ट या सेकंड? आइलेट, इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंगली मतलब आपको आइलेट रूल लगाना है। जैसे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स। तो आप बताइए इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हम बता दें आपको ट्रिक से, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब रूल सोचो किसको पहले माना गया? एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आया था तो उसको फर्स्ट फंक्शन लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे देखो बाद में आ रहा है तो उसे सेकंड फंक्शन लिया। इसके अकॉर्डिंगली जो पहले आएगा उसे फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए। आइलेट ये सुना होगा आपने, कभी नहीं भी सुना होगा तो आज सुन लो। इनवर्स, फिर लॉग, फिर एल्जेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। इसके अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट फंक्शन का एजम्पशन कीजिए, ठीक। अगर इनवर्स आ गया तो पहले उसे फर्स्ट फंक्शन ले लीजिएगा। चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि इवेलुएट करें कैसे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, आपसे कहा है ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या सीखा था यहाँ पर इस फॉर्मूले में? एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, चलो लिख देते हैं पूरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर से इंटीग्रेशन और प्लस सी। देखो ये यूवी का फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया है, इसको हटा देते हैं अभी।
अच्छा अब देखो फिर से यहाँ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, ऐसा आ गया। अब इसमें फिर से यू भी फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंगली। देखो हम लगा देते हैं, अब की बार हम डायरेक्ट लगा देंगे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, देखो ये 2 बाहर आ गया फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। देखो यहां पे समझना फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बेटा ये फर्स्ट फंक्शन x है, इसका डिफरेंशिएशन सीधे लिख दें 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन उसका इंटीग्रेशन dx, थोड़ा सा काम हमारा बचा, और प्लस c तो चल ही रहा है वो एक्स्ट्रा। देखो यहां से आंसर ही आ गया हमको लगता है, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स, इसको देखिए 2x ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, और ये माइनस माइनस का प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। तो अब आपने ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी सीख लिया, जिनको नहीं आता था उनको चारों तरीके मिल गए। स्टैंडर्ड रिजल्ट से क्वेश्चन कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन होता 1 से लेके 3 तक डेफिनेट होता, तो ये लिमिट कहां अप्लाई होती? सुनिए, जब ऐसे डेफिनेट हो और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हो तो पहले पूरा इंटीग्रेशन कर लीजिए, और लास्ट में जो रिजल्ट आए उसमें आप 1 से 3 तक लगा दीजिए, और उस सिचुएशन में सी को हटा दीजिएगा। कहा था ना इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। तो फिर ये इंटीग्रेशन में जो लिमिट है वो सबसे लास्ट में लगाइए, नहीं तो बीच में सिली मिस्टेक होने के चांस होते हैं। क्लैरिटी आ गई? ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के तरीके हैं, इनका यूज करना है हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन भी स्टार्ट करने से पहले आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज बेस्ड पे हम चीजों को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। देखिएगा, अच्छा चलो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी से पहले ये जो बातें सीखी हैं जरा इसी के एक दो अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, भले ही वो डेफिनेट का होगा। डेफिनेट में आपने एक बात तो देख ली ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाइनली कर देते हैं। चलो उसी का एक अच्छा क्वेश्चन आपकी वर्कबुक का क्वेश्चन है, शायद वो ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन है, मुझे याद भी होना चाहिए। देखो क्वेश्चन ये था 0 to 1 1 माइनस एक्स बाई एन अपॉन एन माइनस एक्स डी एक्स, और ये पावर n और ये भी n, शायद ऐसा कुछ है कि इसको इवेलुएट करिए। देखें ये इवेलुएट होता है कि नहीं होता है, हम लोगों से हो जाना चाहिए लेकिन ट्राई करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये सही भी क्वेश्चन है कि नहीं है। ट्राई योरसेल्फ का 33 क्वेश्चन है क्या ये? हाँ 33। देखिए 0 to n है ये, 0 to n, और फिर गौर से देखिएगा 1 माइनस यहाँ पे समझो x अपॉन n रेज टू द पावर n अपॉन n माइनस x, इस x को सही से लिख देते हैं n माइनस x और dx, और इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। हाँ ठीक है, सही है। इसमें अभी डेफिनेट भले दिख रहा है लेकिन प्रॉपर्टी इसमें कोई नहीं लगेगी, वो जितना सीखा है उतने से ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लास्ट में तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर देंगे। उससे पहले इंटीग्रेशन निकालने के लिए वही इनडेफिनेट की तरह रूल सोचते हैं। यहां कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट लग सकता है? नहीं लग सकता। अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड लग सकता है? अच्छा स्टैंडर्ड तो छोड़ो, नहीं लग सकता। पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे क्वेश्चनों में कहां होता है पार्शियल फ्रैक्शन? क्या कोई यूवी वाला फॉर्मूला लग सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट ही नहीं है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लगेगा। तो बचा क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिससे ये इजी हो जाए और हमारा काम बन जाए। देखो सबसे पहले इसको हम इजी करते हैं, 1 अपॉन n कॉमन कर लिया हमने यहां से n, इंटीग्रेशन 0 to n 1 माइनस एक्स बाई एन रेज टू द पावर n अपॉन, अच्छा सॉरी ये यहां पे लिखा हुआ यहां नहीं है, और 1 माइनस एक्स बाई एन dx, इतना तो होगा ना, n को कॉमन कर लिया। अब देखो दोनों जगह x बाई एन दिख रहा है तो हम इसी को हटा के देखते हैं क्या आता है। x बाई एन इक्वल्स टू टी, पुट x बाई एन इक्वल्स टू टी। हमने क्या कहा था, पूरा डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन dx अपॉन n और t का डिफरेंशिएशन dt, dx बाई एन इक्वल्स टू dt। फिर से दिखा दे एक बार प्रोसेस, इसकी प्रोसेस क्या थी, जिसको कंफ्यूजन हो देखना, d बाई डी एक्स ऑफ x बाई एन इक्वल्स टू dt बाई dx। बेटा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 बाई एन होता है,
और ये आ गया dt बाई डी एक्स। हमने फिर कहा था ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए अगर देखें तो ये dx बाई एन इक्वल्स टू dt आएगा। तो ये उसका प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर में मत जाओ, आगे से इसे डायरेक्ट लिखने की प्रैक्टिस करिए कि जैसे आपने x बाई एन को t लिखा है तो सीधे x का डिफरेंशिएशन dx और t का डिफरेंशिएशन dt, जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रह गया, तो dx बाई एन की वैल्यू dt है। इतना होने के बाद आपको एक बात और देखनी है, लिमिट चेंज करनी भी आनी चाहिए। ये जो लिमिट है, देखो लिमिट दिख रही है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू n। अब यहां देखिएगा इस जगह पर, इस रूल से ही समझिएगा, एट x इक्वल्स टू 0, बेटा x इक्वल्स टू 0 रखो तो t की वैल्यू बताइए यहां से, t इक्वल्स टू 0। और फिर देखिए एट x इक्वल्स टू ये n, x की वैल्यू n, यहां पर n रख दो तो t की वैल्यू t इक्वल्स टू 1। ये ठीक हो गया, मतलब लिमिट इसमें t 0 टू 1 वेरी कर जाएगी। तो अब यहां पे रिप्लेस करते हैं, देखो लिमिट तो 0 से 1 हो गई, जो लिमिट 0 से n थी वो 0 से 1, और देखते जाना 1 माइनस ये x बाई एन की जगह क्या लिखोगे आप, t टू द पावर n अपॉन 1 माइनस t। ये dx अपॉन n, dx अपॉन n आपने निकाला है, देखो dx अपॉन n इक्वल्स टू dt, तो ये dt आ गया। क्वेश्चन यहां तक आ गया आपका। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इतना हुआ, कुछ और भी तो बचा होगा, सब्स्टिट्यूशन से तो हो गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ऐसी सिचुएशंस में कॉमन सेंस यूज होता है। जितनी भी आपको अभी तक नॉलेज है इंटीग्रेशन की, उसके बेसिस पे कुछ करना होगा। देखिए क्या होगा, हम आपको बता दें। जैसे अगर आप गौर से देखें तो 0 टू 1, एक सेकेंड रुको, हम आपके सामने दें ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू दी पावर n माइनस 1। बेटा ये जीपी लिखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स लिखे हुए हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स हैं, इनको अगर हम सम कर दें a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विल बी a इंटू आर टू दी a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ऐसा हो सकता है ना, ये होता ही है, क्लास 12 में पढ़ा है, सम ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। याद ध्यान रखना, ये जीपी के n टर्म्स हैं, उनके n टर्म्स का सम ये सामने लिखा हुआ है, वेयर r इज द कॉमन रेशियो एंड a इज द फर्स्ट टर्म। यहां पर देखो हमारे पास ये क्या है, 1 माइनस टी टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस टी। अगर इसको देखें तो ये है, कंपेयर करो, a की जगह कुछ है ही नहीं, अगर ऐसे देख लो तो a की जगह तो 1 है, r की जगह t है, तो पुट a इक्वल्स टू 1, क्या करेंगे, पुट a इक्वल्स टू 1 एंड r इक्वल्स टू t इस सीरीज में। तो a की 1 r को t रखें तो ये क्या बन गया, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस t टू दी पावर n माइनस 1, मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ऑफ सच काइंड इक्वल्स टू ये है 1 माइनस टी टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस टी। इस कॉमन सेंस को समझिए, वो हमें जीपी का सम याद आ रहा था, उस जीपी के सम को हमने इससे कंपेयर करा तो पता चला a की वैल्यू तो 1 है और r की वैल्यू t है, तो हमने जीपी के n टर्म्स में वही सब रख दिया, a इक्वल्स टू 1 r इक्वल्स टू t सब जगह रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रिजल्ट है इसकी वैल्यू देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं अब, इस रिजल्ट की वैल्यू यहां से पता चल गई, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब और प्लस टी टू द पावर n माइनस 1 और dt लिख सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू ये रही, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। चलो यहां तक हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t, बेटा t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, इतना बेसिक बात तो आपको पता होनी चाहिए, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी टू द पावर 4 बाई 4 और टी टू पावर n माइनस 1 का टी टू द पावर n बाई n। और यहां पर अभी बचा है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला क्वेश्चन, ये 0 टू 1 है। अब हम इसे रब कर रहे हैं, ये जो जीपी का सम हमने दिखाया, ठीक, ये हो गया रब। चलो इसकी वैल्यू देखो, अपर लिमिट सब रख दो, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई n, बाकी जीरो रखोगे तो कोई जरूरत नहीं है जीरो रखने की। देखो आ गया आंसर, यही आंसर है, आप अपने ऑप्शन में देखिएगा यही आंसर आपको मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ऐसा दिखाया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है अच्छे क्वेश्चंस में, वो सामने उसका एग्जाम्पल है। तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया, टी योरसेल्फ का 33rd क्वेश्चन, सॉरी ट्राई योरसेल्फ का 33rd। हाँ
और कोई क्वेश्चन इसमें इसी तरह का हो सकता है दिख जाए? चलो चेक करते हैं, जल्दी से आप नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, जरा देखें 63 क्वेश्चन। अच्छा उससे पहले एक 53 भी है। 53 और 63 दो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। 53 63, चलो पहले 53 करेंगे फिर 63 करेंगे। 53 और देन 63, ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखो आप वर्कबुक में, कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए इसको भी दिखा देते हैं। इंटीग्रेशन 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये कहां से कहां तक है देखें। अच्छा ए स्क्वायर है ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 टू पाई में इतना दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं, क्वेश्चन नंबर एक तो ये हो गया, और एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 जिस जो कॉन्सेप्ट इसमें बताएंगे वही कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन 59 में भी लगेगा, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलो पहले आप देखें इसको होगा कैसे। ये है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, अभी हमने कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी नहीं बताई, लेकिन फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आपको बता दें, जब भी ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में हो, साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो या दोनों हो, तो आप डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिएगा। ये याद रखिए बस, ये हमारी बात कि अगर एग्जाम्पल में कभी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स मिल रहा हो, तो आप वहां डिवाइड कर दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अगर मैंने जो ट्रिक बताई है इसके बेसिस पे देखें हो सकता है कि नहीं। 0 टू पाई देखना, यहां पे आपने करा 1/cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, यहां जब डिवाइड करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस, और यहां जब डिवाइड करोगे तो आएगा b स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स और dx। ठीक, इससे फायदा क्या होता है देखो, न्यूमरेटर में जो बचा 0 टू पाई में ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। चलो और थोड़ा सा 1/b स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या हो गया a/b का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। इस छोटे से डिवीजन से फायदा क्या हुआ है कि क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्जन हो गया, क्वेश्चन का कन्वर्जन ऐसे हो गया। क्या फायदा हुआ, नाउ यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड से अब क्वेश्चन हो जाएगा कैसे बेटा, tan x को t रखोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx dt में चला जाएगा, ये 2 बार dx लिखा है। देखो सब्सटीट्यूशन मेथड से कैसे करने जा रहे हैं हम, पुट tan x इक्वल्स टू t, अब इसका डिफरेंशिएशन सीधे बताइए sec स्क्वायर एक्स और फिर x का डिफरेंशिएशन dx। हमने कहा था ना प्रैक्टिस करो, पूरा डिटेल में मत लिखना, अब 2 बार लिखा दिया हमने डिटेल में ये प्रोसीजर, तो सीधे ये हो गया dt, मतलब sec स्क्वायर एक्स dx dt में होने जा रहा है। यहीं पर लिमिट चेंज करने की भी हैबिट होनी चाहिए आपको। एट ये 0 से पाई है x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू, यहाँ 0 रखो, tan 0 का मान 0 होता है तो 0 ही आ गया। और देखिए एट x इक्वल्स टू पाई t इक्वल्स टू, बेटा x इक्वल्स टू पाई, ये 0 से पाई दिया हुआ है, x इक्वल्स टू पाई में क्या आ जाएगा, ये तो फिर से 0 आ गया, तो 0 से 0 लिमिट हो गई। जब ऐसा होने लगे, 0 से 0 लिमिट तो ठीक नहीं लग रही, जब ऐसा होने लगे तो मतलब उसमें कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी लग रही है, तो वो प्रॉपर्टी अभी हम आपको लगवा देंगे, लेकिन फिलहाल आप इसे ऐसे रोक कर cos पाई माइनस एक्स, हाँ वो प्रॉपर्टी हमें तो याद आ गई कि कौन सी लगानी, लेकिन आप अगर इसको रब करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो पहले इसका इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं, वो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको बता देते हैं कि क्या चेंजेस होंगे। यहाँ लिमिट चेंज मत करिए क्योंकि लिमिट 0 टू 0 हो जा रही है। ठीक, आप ऐसे ही क्वेश्चन को पहले करेक्ट करना देख लीजिए, हम बाद में दिखा देंगे कि क्वेश्चन कैसे होने जा रहा है। 0 टू पाई देखो बेटा, ये sec स्क्वायर, अच्छा यहाँ देखना ये x है, हमने क्योंकि लिमिट चेंज नहीं करी है इसलिए x की रखो। sec स्क्वायर एक्स dx तो आपका हो गया dt में, और ये हो गया a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इतना ही सही है। और देखिए 1/b स्क्वायर, और यहां समझते जाइएगा, अब इसका देखा जाए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कराया था, 1/a मतलब a बाई बी इंटू tan इनवर्स t बाई a, तो a बाई बी, एक ऐसा फॉर्मूला कहीं बताया था अगर याद आ रहा हो तो, अगर याद आ रहा हो तो एक ऐसा फॉर्मूला बताया था,
बताया था। देखो मैं वो लिमिट वाली चीज आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ जो 0 से 0 हो गया था ना, तो जब ऐसा हो जाए तो हमें याद आना चाहिए कि अच्छा कोई लिमिट की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी लगने जा रही है। प्रॉपर्टी हमने बताई नहीं है, लेकिन यही सीखो आप, क्योंकि क्वेश्चन पहले आ गया तो सीखो। ये जो 0 से पाई है, आप ये बताओ इस x की जगह पाई माइनस एक्स रखो, तो कॉस पाई माइनस एक्स के स्क्वायर में कोई फर्क पड़ा? कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, और उसका स्क्वायर माइनस बेकार हो गया। ऐसे ही साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, और उसका स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये सेम है। जब इसमें x की जगह ये पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी सिचुएशन में इस इंटीग्रेशन को पूरा 0 to पाई ना निकाल के 2 टाइम्स 0 to पाई/2 में निकालते हैं। मैं उसका रीजन बता दूंगा अभी आपको। ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने प्रॉपर्टी नहीं लिखी, क्वेश्चन पहले करा दिया। पर देख लो, मैं अभी जस्ट इसके बाद प्रॉपर्टी लिखने जा रहा हूं। तो 2 टाइम्स 0 to पाई/2 में ये 0 to पाई/2 है। अब देखो यहाँ पे लिमिट आपसे जो चेंज करने को कह रहे थे वो ये है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 टी इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू पाई/2 टी इक्वल्स टू, बेटा अब एक्स इक्वल्स टू पाई/2 ये है, टी इक्वल्स टू 1090 इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ लिमिट जो आई है वो 0 to इन्फिनिटी आ गई, किसकी? टी की लिमिट 0 to इन्फिनिटी। यहां पर हमने लिख दिया 0 to इन्फिनिटी। ठीक, देखो क्या फायदा हो रहा है, ये बी और बी कैंसिल होके 1/ab बचा। और ये अब देखना, अपर लिमिट टेन इनवर्स इन्फिनिटी, अपर लिमिट में है टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। और देखो 1/ab, बेटा टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2 होगा, क्योंकि 1090 कैसे होगा ये, चलो पता होगा भाई, टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई/2, ये तो 0 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, ये रहा आंसर, पाई/2ab। तो हुआ क्या, हमने सीखा क्या यहाँ पर, या जब भी cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की चीजें हो तो आप सबसे पहले उसमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उससे क्या होता है, क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में चला जाता है और फिर क्वेश्चन होता चला जाता है। एक प्रॉब्लम और आई थी, लिमिट 0 to 0 हो रही थी, तो फिर हमने क्या ध्यान किया कि अच्छा डेफिनेट की एक प्रॉपर्टी लगनी है। वो क्या प्रॉपर्टी थी कि ये जो x की जगह अगर आप पाई माइनस एक्स रखोगे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए आपने उसको 2 टाइम्स 0 to पाई/2 कर दिया है। अच्छा हम कहीं 2 हर जगह मिस कर दिए हैं ना, देखो 2, ये है 2, यहाँ हर जगह 2 लिखेंगे 2, और ये 2, तो कुल मिला के बचा क्या, पाई/ab। ऐसी सिली मिस्टेक्स होती रहती है, क्यों हुई, क्योंकि वो लिमिट में गड़बड़ हो रहा था। अब ये ओवरऑल पूरी तरह से ठीक है, आप इसे नोट करिए। ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने कहा था, क्वेश्चन 59 है, हम उस प्रॉपर्टी को बता देते हैं आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 59 केवल देखिएगा, ये क्या एक यहाँ पे ईएस का क्वेश्चन है, 2017 का शायद, हाँ 17 का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का। देखिए 3/9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये लिमिट है 0 से 2 पाई। देखो यहां पर भी क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या करेंगे, वही वाला कॉन्सेप्ट, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, और फिर क्या होगा, वो वैसे ही प्रोसीड करते चले जाएंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखो, वही वाली प्रॉपर्टी जो यहां लग रही है। आप बताओ ये थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा करो, कोई फर्क पड़ा? जैसे ये एक्स की जगह पाई माइनस एक्स करके देखा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया था, वैसे ही यहाँ पे थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा करिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, तो इसका आंसर होगा 2 टाइम्स 0 to पाई 3/9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी फिर देखिए, इतना तो हो गया। अब फिर देखो, क्या इस थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख करके कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है? साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जैसे साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो फिर से वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये एक बार और हो जाएगा, इसमें भी 2 टाइम्स करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 0 to पाई/2 लिमिट हाफ, और 3/9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। बेटा इसके आगे देखो लिमिट हमने बदल दी, अब इसके आगे आप वैसे ही प्रोसीड कर लीजिएगा जैसे कराया हुआ है। यही आपको बताना था, बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन कैसे करें। जब भी ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो तो आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, और लिमिट अपने अकॉर्डिंगली बदलते रहिए। अब कहोगे आप सर ये 2 और ये 4 कैसे हो जा रहा है, वो प्रॉपर्टी बेस समझ लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज हैं क्या। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले यही प्रॉपर्टी सिखाएंगे उसमें, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ इंटीग्रेशन ए टू बी, इफ नहीं सिंपल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ए टू बी ऐसे निकाली जा सकती है ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सम करिए, ए प्लस बी आएगा, और ए इस एक्स की जगह देखो दिस एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए प्लस बी माइनस एक्स। एक प्रॉपर्टी तो ये है, ऐसे रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, सारी प्रॉपर्टी लिख के एक साथ समझा देते हैं इन दोनों क्वेश्चनों में ऐसा कैसे हो गया था कि ए प्लस बी माइनस एक्स से ऐसा किया जा सकता है। अगला देखिए सेकंड, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक सेकेंड रुको, ए टू बी में ना लिख के इसे लिख दिया माइनस ए टू ए और एफ एक्स डी एक्स। अब ये बहुतों ने सुनी होगी, ये प्रॉपर्टी होती है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स और 0 कब होती है जरा सोचो, ये व्हेन एफ एक्स इज ऑड और व्हेन एफ एक्स, ये ऑड में नहीं इवन में, व्हेन एफ एक्स इज इवन व्हेन एफ एक्स इज ऑड। ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है इवन फंक्शन में, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है ऑड फंक्शन में। दैट इज बेटा इवन फंक्शन की डेफिनेशन कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आनी चाहिए। जस्ट रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स इन द गिवन फंक्शन, if you are able to get the same function then function is known as even function। इतनी बड़ी बात याद नहीं रखी जाती है, सिंपल ये कि f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स आ जाए तो इवन है, या फिर वो मतलब हाँ ऐसे इवन देखा जाता है। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस साइन के साथ एफ एक्स आए तो फिर वो ऑड फंक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो अगर ये फंक्शन ऑड है तो माइनस ए टू ए का आंसर 0 आएगा, अगर ये फंक्शन इवन है तो माइनस ए टू ए का आंसर ये आएगा। अभी देखते रहना। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसी जगह थर्ड कह रहे हैं 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, फिर से वही लिख रहे हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और 0। अब ये कब भाई, देखो सेम चीज लिख दी हमने। 99% बच्चों को ये पता होता है और 99% बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसका रीजन क्या है, या कहिए इसकी कंडीशन क्या है। देखो इफ क्या लिखे कंडीशन, इवन में, और ये किस में लिखे ऑड में, गलत है। ये होता है इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, और यहां कंडीशन होती है इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। मतलब अगर ये 0 से 2a में लिमिट है, 0 से 2a में, तो आप फिर इवन ऑड के चक्कर में मत देखो। इवन ऑड की डेफिनेशन तो ये होती है, जैसे ये फॉर्मूले हैं इवन ऑड के लिए, ये किसी और चीज के लिए फॉर्मूले हैं। ये x इक्वल्स टू a के अबाउट सिमेट्री है तो उसके हिसाब से देखा जाता है। खैर वो सिमेट्री छोड़ो, आप ये सिंपल याद रखो कि x को 2a माइनस एक्स रखो फंक्शन में, अगर सेम फंक्शन आ जाए तो 2 टाइम्स में लिख दो उसे, अगर माइनस साइन के साथ फंक्शन आ रहा है तो 0 लिख दो। इसी प्रॉपर्टी का यूज किया था अभी हमने, देखो कैसे। क्वेश्चन क्या था वो, 0 से 2 पाई और देखना 3/9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहले तो इन तीनों में से कहां से कंपैरिजन होगा बताइए। देखो 0 से 2 पाई, 0 से 2a, इस वाले से कंपैरिजन हो जाएगा। 2 पाई की जगह 2a है देखो, या 2a की जगह 2 पाई है। तो करना क्या था हमें, 2a माइनस एक्स चेक करना है। तो ये पूरा एफ थीटा है ना, सिंपल क्या है, इसमें साइन थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रखो। देखो मैं गलत हूं, यहाँ थीटा लिख दो, हाँ 2 पाई माइनस थीटा। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और वो माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में आएगा स्क्वायर के साथ, तो फिर से वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम फंक्शन मिल गया। इसीलिए इसको हमने 2 टाइम्स 0 टू पाई लिख दिया था, और बाकी एज इट इज 2 टाइम्स 0 टू पाई और सेम फंक्शन। फिर इसमें हमने वही चीज देखी थी, देखो चलो पूरा दिखाई दें कि कैसे चल रहा है। 3 थीटा 3/9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो यहां तक आ गया। अब फिर से समझो, अब अगर फिर इस प्रॉपर्टी से कंपेयर करो तो 2a की जगह पाई लिखा हुआ है, 2a की जगह पाई लिखा हुआ है। तो जब हम 2a माइनस एक्स करते थे तो अब की बार यार पाई माइनस थीटा कर देंगे। जैसे 2 पाई माइनस थीटा क्रॉस चेक किया, अब की बार पाई माइनस थीटा क्रॉस चेक करो, तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो फिर से सेम चीज आ जाएगी, लेकिन अब इसका भी तो 2 टाइम्स होगा, तो 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। और 0 टू लिमिट कैसे, लिमिट हाफ हो जाती है, तो 0 टू पाई बाई 2, और बाकी सेम है 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा।
यही प्रॉपर्टी हम यहां लगा रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर 3। अभी क्लियर है? ठीक है, उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी लगाई थी। चलो तो खैर, अब इन 3 प्रॉपर्टी तो हो गई, इन पे कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। एक क्वेश्चन तो आपने देख लिया बढ़िया सा, प्रॉपर्टी बेस्ड, इसको रब करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा कि x-1 होल स्क्वायर साइन x-1 अपॉन, क्वेश्चन है ये कोई, देखें जरा, और बढ़िया क्वेश्चन है। 1 से 2 में, 1 से 2 है, 0 से 2 है बेटा, 0 से 2। क्वेश्चन नंबर 58, x-1 होल स्क्वायर साइन x-1, और यहां देखिए x-1 होल स्क्वायर प्लस कॉस x-1 और dx। इस क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं। देखिए, हम ये कह रहे हैं अगर आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके इस क्वेश्चन को करना हो तो आंसर सोचना है, और प्रॉपर्टी 2 से करना है तो आंसर सोचना है। आप एग्जाम में तो किसी भी एक से करोगे, लेकिन मैं दोनों तरीकों से, ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी 3 से भी हो जाएगा, प्रॉपर्टी 2 से भी हो जाएगा, दोनों ही तरीकों से। अभी आप प्रॉपर्टी 3 सीखे हैं तो पहले प्रॉपर्टी 3 से ही ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को करने की। देखो, अगर हम इसको आई लिख दें, आई की इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आई है। अब यहां बताइएगा मुझे, जैसे ये लिखा है इंटीग्रेशन 0 to 2, बेटा इधर देखो, 0 के 2a से कंपेयर करेंगे तो 0 से 2 में 2a की जगह 2 है, तो जो आप x की जगह 2a माइनस एक्स लिख रहे थे, यहां पूरा ये फंक्शन है, इसमें हर जगह x की जगह क्या लिख लें, इन प्लेस ऑफ x 2 माइनस एक्स, x की जगह 2 माइनस एक्स रख दो सब जगह। इसकी जगह देखो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, इस प्रॉपर्टी ने ऐसा कहा। अब जरा सोचो, यहां पर x की जगह 2 माइनस एक्स रखेंगे, x माइनस 1, ये हो जाएगा देखो 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये बचेगा कितना, 2 में से 2 गया 1 माइनस एक्स। आप मन में सोचो ना, इतनी बारी चीजें लिखनी नहीं है। यहां पे 2 माइनस एक्स रखेंगे तो 2 माइनस एक्स रखने के बाद माइनस 1 करेंगे तो ओवरऑल 1 माइनस एक्स बचेगा। यहां भी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो हर जगह 1 माइनस एक्स रह गया प्रॉपर्टी 3 की वजह से। तो देखो क्या होगा, 0 to 2 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस 1 माइनस एक्स और dx। इसमें कुछ नहीं रखते हैं, dx को dx ही रहने देते हैं। प्रॉपर्टी 3 का यूज करके ऐसा हुआ, गौर से समझ लेना कैसे आया। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इस 1 माइनस एक्स को हम फिर से लिख दें x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है, स्क्वायर लगा है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करो चाहे x माइनस 1 का। बेटा यहां से माइनस साइन, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अगर याद हो तो साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, और ऐसे ही कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू होता था कॉस थीटा। देखो माइनस थीटा मतलब 4 क्वाड्रेंट में गए, 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस थीटा का मतलब 4th क्वाड्रेंट जहां कॉस पॉजिटिव होता है। ये बचपन में फॉर्मूले पढ़े थे 9th क्लास में, तो वही चीज देख रहे हैं। तो यहां पर ये माइनस आ जाएगा, तो हो गया साइन, देखिए साइन x माइनस 1, और ये नेगेटिव साइन हमने लिख दिया dx अपॉन, फिर देखिए x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस कॉस x माइनस 1। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ही रहेगा, देखो क्योंकि यहाँ प्लस ही रहता है। अब अगर गौर से देखें तो ये क्या है, ये नेगेटिव साइन को हमने यहां ले लिया, ये क्या है फिर से माइनस। वो शुरू में देखो जिसको आई लिखा था, ये आई तो है, तो i इक्वल्स टू माइनस आई आ गया, दैट इज i इक्वल्स टू माइनस आई। ये i उधर जाएगा तो हो जाएगा 2i इक्वल्स टू 0 और i इक्वल्स टू 0। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ गई प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करके। थोड़ा सा टफ है। अब अगर हम इसमें कह दें कि नहीं 3 से मत करो, प्रॉपर्टी नंबर 2 से करो, प्रॉपर्टी 2 से, तो कैसे होगा। अब हम प्रॉपर्टी 3 रब कर रहे हैं बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी 2 से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर से लिख देते हैं प्रॉपर्टी 2 में कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया कौन सा है, अभी देख लेना आप, शायद 58 है या 53 है कुछ। 0 to 2 x माइनस 1 होल स्क्वायर साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर कॉस x माइनस 1 dx। देखो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम की कोई चीज पढ़ी है, ये x माइनस 1 सब प्रॉब्लम कर रहा है, इस x माइनस 1 को ही t रख दो। जब
x माइनस वन टी है तो इसका डिफरेंशिएशन dx, इसका डिफरेंशिएशन dt, मतलब dx की जगह तो dt हो जाएगा। और इसको देख करके हमें जानना है एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 0 t की वैल्यू -1, एट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर t इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0 मतलब t वेरीज फ्रॉम -1 to 1। इस सब्सटीट्यूशन को ऊपर यूज कर लेते हैं तो -1 to 1 टी स्क्वायर साइन टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस कॉस टी डी टी, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखो ये एक फंक्शन बन गया, चीजों को इजी कर लिया आपने। अब देखो -2 प्लस कोई लिमिट होती है, तो -2 प्लस कोई लिमिट होती है तो आप इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चलाते हैं। इवन ऑड का मतलब अब ये चेक करना है ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। क्या कहा था, x को -x से रिप्लेस करो। देखो दोनों जगह x को -x से, अगर fx आ जाए तो इवन है, अगर -fx आ जाए तो ऑड है। तो यहां पर t को रिप्लेस करिए -t से, रिप्लेस t बाई -t थ्रू आउट इन द फंक्शन। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ -t रखोगे तो स्क्वायर ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे -t से फर्क नहीं पड़ेगा। cos -t सेम होता है, लेकिन sin -t क्या हो जाता है, -sin t। तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, मतलब ये ऑड है। अगर माइनस नहीं आ रहा होता तो इवन होता। और ऑड फंक्शन पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 होगी। ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, इवन ऑड से कर दें तो चांस है कि दोनों तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, प्रॉपर्टी 3 से भी प्रॉपर्टी 2 से भी। तो वो हमने क्वेश्चन आपके सामने किया, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने आपको कराया है। आप इसे नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सर्च करते हैं कि ऐसी जनरल टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है आपके लिए। ये 58th क्वेश्चन था आपका। अब बेटा हम लोग जो अभी मैंने वो प्रॉपर्टी 2 और 3 रब कर दी है, आपको ये कट फील हुआ होगा, दरअसल कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। अब हम सीधे प्रॉपर्टी 1 पर बेस क्वेश्चन करेंगे। 2 और 3 आपने देख लिया ना, वो इवन ऑड वाला कौन सा समझ लिया, और वो जो 2a - x वाली प्रॉपर्टी वो देख ली। अब इस पर बेस क्वेश्चन देखिएगा, ये जो सामने लिखा है प्रॉपर्टी है क्या, यू कैन रिप्लेस x विद a प्लस b माइनस x थ्रू आउट इन द एक्सप्रेशन। यही तो सीखा है। चलो क्वेश्चन देखिए, जैसे लिखा है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। अगर याद हो आपको तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कराया था अभी स्टार्टिंग में, कि cos x को t रखते हैं, sin x dx dt में जाता है और फिर वो आ जाता है आंसर। ठीक, लेकिन अगर इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ मान लो यहाँ x लिख दिया, फिर क्या करोगे कि x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और लिमिट भी लिख दी है 0 to पाई। अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 55 है, मुझे ऐसा लगता है वर्कबुक का। देख लूं मैं क्वेश्चन नंबर 55 है कि नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, और बिल्कुल सही बात है। देखो जब ये x आ जाता है तो क्या किया जाए, ये x नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन x लिख के आया है। ऐसी सिचुएशन में इसको i लिया करो, i। बेटा अब इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। आप बता सकते हो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो a की जगह 0 लिखा है, b की जगह पाई लिखा है। देखो a की जगह 0 और ये पाई इस b की जगह, तो a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू देखें तो 0 प्लस पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स। जो आपसे कहा है कि x कैन बी रिप्लेस्ड बाई a प्लस बी माइनस एक्स, मीन्स आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, जो किया जा सकता है इस प्रॉपर्टी की वजह से। और ये सब प्रूवन फैक्ट हैं, आप अभी इसको चाहो तो प्रूफ कर लो। ये प्रूफ RHS से LHS की तरफ प्रूफ हो जाएगा, पर मत करना प्रूफ, प्रॉपर्टी का यूज समझिए। तो ये पाई माइनस एक्स यहां रिप्लेस करके देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। इंटीग्रेशन 0 to पाई, देखो इस x की जगह क्या लिख दें, पाई माइनस एक्स, फिर साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx। ठीक, वो तो अभी प्रॉपर्टी लगी है हर जगह। अब और देखिए इसके आगे कि इस प्रॉपर्टी का यूज क्या करें हम। 0 to पाई, ये तो पाई माइनस एक्स है ही, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है भाई सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये साइन एक्स ही रहेगा। अब यहां देखना है 1 प्लस कॉस, कॉस स्क्वायर तो छोड़ो, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट आया, लेकिन स्क्वायर लगा है इसलिए वो माइनस बेकार हो जाएगा। कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, उस पे स्क्वायर लगा दो तो वो कॉस स्क्वायर ही रह गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स dx, इतना आ गया। अच्छा अब देखिएगा फिर से, यहां क्या करें, इसको अलग अलग कर दें। 0 to पाई, पाई साइन एक्स,
पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस, बेटा मैं इस x को अलग कर रहा हूं तो ये दूसरी वाली चीज आप बता सकते हो दूसरी चीज है क्या? ये जो दूसरी चीज है ये x साइन एक्स अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स, x साइन एक्स अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स, चलो लिख देते हैं आपके लिए फिर से, x साइन एक्स अपॉन 1 + कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये है 0 to पाई। ये क्या है भाई? ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन है तो ये फिर से माइनस आई हो गया, मतलब i इक्वल्स टू उधर माइनस आई मिल रहा है आपको, और प्लस बीच में ये भी कुछ आ गया। इसके लिए इतने के लिए हम जरा चेंजेस कर रहे हैं अलग से, देखो पुट क्या कर सकते हो बेटा, cos x इक्वल्स टू t, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, x का dx इक्वल्स टू dt। लिमिट भी चेंज करना आना चाहिए आपको, लिमिट देखो कैसे होगा, एट x इक्वल्स टू 0 यहां रखोगे, इस जगह x इक्वल्स टू 0 रखो तो t की वैल्यू 1 आएगी, एट x इक्वल्स टू पाई, इसमें पाई रख दो तो t की वैल्यू -1, पाई पे -1 होती है cos पाई, तो ये जो लिमिट आ गई ये आ गई -1 to 1, सॉरी 1 to -1, 1 to -1, ठीक है। ये पाई तो बाहर निकाल लिया आपने। अब देखो इस साइन एक्स डीएक्स की जगह, साइन एक्स डीएक्स की जगह ये माइनस उधर ले जाके माइनस डी टी अपॉन 1 + t²। एक बात और अगर आपको याद हो कि जब माइनस लगा हो, इस माइनस को हटाना तो लिमिट रिवर्स हो जाती है, a to b होता तो वो b to a हो जाता है नेगेटिव साइन की वजह से, तो इस नेगेटिव साइन को हटाएं अगर, तो यहां देखिएगा ये माइनस है, ये माइनस आई इस साइड जाएगा तो ये हो गया 2i, और देखो पाई इंटीग्रेशन -1 to 1, हम अब ये लिमिट को ऊपर नीचे कर दे रहे हैं इस नेगेटिव की वजह से, और dt अपॉन 1 + t²। इसके लिए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने पढ़ा था, वो क्या था देखो, पाई tan इनवर्स t और -1 to 1 क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स -1। इसको मुझे रब करना है बेटा, इसको अलग से नोट कर लेना, हम इसको इस रेड वाले को रब करेंगे, वहां स्पेस नहीं बची। चलो देखो यहां रब कर दिया, और यहां देखिएगा सिंपल, पाई tan इनवर्स 1 सीधे लिखिए π/4 और माइनस tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, π/4 बेटा, ये tan इनवर्स -1 माइनस साइन के साथ बाहर आता है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 फिर से π/4, तो ये π/2 हो गया, मतलब π²/2। लेकिन ये आंसर आया है 2i का, 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू π²/4, ये रहा आंसर। कैलकुलेशन लेंथी है, लेकिन हमने ये सिखाया आपको ये कि आप इन दोनों का सम करके उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जब भी कभी ये बगल में x हो तो इस प्रोसीजर को फॉलो करिए, क्वेश्चन जल्दी होगा। एक बार देख लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा, बहुत से बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है इसलिए इतना डिटेल में ये सब पढ़ा रहे हैं 12th क्लास वाला। हमें तो मेनली वैसे पढ़ाना क्या है आपको बता दें, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी चीजें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, लेकिन ये बेसिक्स पता हो तब हो पाएगा वो काम, ठीक है। चलिए ऐसा और भी तो क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी पर बेस देख लीजिएगा तो हर तरह की प्रॉपर्टी आपने देख ली। अच्छा चलो जी, अब देखो एक क्वेश्चन और है जो काफी अच्छा माना जाता है, क्वेश्चन 49, ये मतलब 12th स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉग नहीं है ये क्वेश्चन, क्या है देखिए, 1 + tan x करके लिखा हुआ था, अच्छा log ही है, 0 to π/4, 0 to π/4 log, और log के साथ 1 + tan x, log 1 + tan x dx, ऐसे कह रहे हैं इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर अभी हम देख लेते हैं कितना आएगा। सोचो भाई, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या लगा दी जाए, अभी जो बताई है वही प्रॉपर्टी लगाइए, a + b - x, x कैन बी रिप्लेस्ड बाई a + b - x। जो प्रॉपर्टी 1 लिखी थी देखो फिर से, a की जगह 0 है, b की जगह π/4 है, तो a + b - x से 0 + π/4 - x आएगा π/4 - x। It means in this question you can replace x with π/4 - x। तो चलो रिप्लेस करके देख लें,
0 to π/4 log 1 प्लस 10π/4 माइनस एक्स। बेटा इस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं कराएंगे, हिंट देके छोड़ देंगे, बाकी आपको खुद करना होगा। ये तो आगे प्रॉपर्टी 1 अभी सिखाया था। अब 10a माइनस बी का फॉर्मूला अगर याद हो भाई आपको, 10a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं याद हो तो हम बोल देते हैं 1 प्लस 10a माइनस बी होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। पूरा ये तो हमें लिखना पड़ेगा 10π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10π/4 10x। अब एक बात बता दे बेटा आपको, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। ये 9th क्लास का फॉर्मूला है 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। वही हमने अप्लाई कर दिया है। इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, 0 to π/4 log 1 प्लस ये क्या है 10π/4 1, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x ऐसा कुछ आ गया, और dx। लॉग के अंदर ही एलसीएम लेते हैं, देखिए कितना बचेगा 0 to π/4 log 1 प्लस और अब यहां देखिए ये है 1 प्लस 10x कट गया, हम सीधे बता दे रहे हैं आ कितना रहा है, ये है 2 अपॉन 1 प्लस 10x और dx, 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक, अब log a अपॉन b का फॉर्मूला अगर याद हो आपको, log a अपॉन b का फॉर्मूला देखो 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, log a अपॉन b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। तो लॉग का फॉर्मूला लग गया, ना जाने क्या क्या चीजें लग रही हैं, हाई स्कूल लेवल तक ही सारी चीजें हैं। जो 12th क्लास का तो बस ये प्रॉपर्टी आपने लगाई कि x कैन बी रिप्लेस्ड बाई, देखो x कैन बी रिप्लेस्ड बाई π/4 माइनस एक्स। उसके आगे तो बस सब बेसिक चीजें ही लग रही हैं कि कभी 10a माइनस 10b का फॉर्मूला लग गया, कभी log a अपॉन b का फॉर्मूला अप्लाई हो जा रहा है, और अभी और भी कुछ होगा। अच्छा अब देखिए ये पहला वाला, इसको स्प्लिट कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन को, 0 to π/4 log 2 माइनस, बेटा गौर से देखें 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx, 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx, इसकी वैल्यू तो i है तो ये माइनस i आ गया और ये तो i है। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन में भी हुआ था, 2i इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन, एक सेकेंड है बेटा, यहाँ dx लिख करके माइनस किया, इसका इंटीग्रेशन log 2 तो कांस्टेंट है तो ये एक्चुअल में 1 है अंदर, log 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और x पे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, तो जब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट होगी तो ये हो जाएगा π/2 log 2, 0 तो आएगा नहीं। अच्छा और यहां से देखो i इक्वल्स टू वो 2 नीचे आ जाएगा, π/4 log 2 आ गया आंसर। 12th स्टैंडर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है जो ऐसे किया जाता है, 12th स्टैंडर्ड का फेमस क्वेश्चन है। कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन और हम कर रहे हैं इसका बिल्कुल लास्ट, फिर हमारा जो है थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करेंगे, बस एक लास्ट क्वेश्चन इसका और देखेंगे जो आपसे फंसेगा, वर्कबुक का है और आपसे फंसेगा, वो है क्वेश्चन नंबर 63। बेटा क्वेश्चन 63 जानने से पहले हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आप खुद से आप कर लीजिएगा क्वेश्चन, हमने आपको प्रैक्टिस करा दी है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, पहले आप इसे समझने वाली लैंग्वेज में बात कीजिए। 2.1 में जो इंटीजर पार्ट है वो 2 है, 0.1 तो फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालें तो वो 2 आएगी। 2.7 में इंटीजर पार्ट क्या है, इसमें भी 2 ही है। 3.4 में इंटीजर पार्ट क्या है, 3 है। 1.9 में इंटीजर पार्ट क्या है, 1 है। 0.2 में इंटीजर पार्ट क्या है, 0 है। जो उससे पहले वाला इंटीजर पार्ट है बस वही आप ले लो। -1.2 में इंटीजर पार्ट, -1.2 में -2 है। कैसे, ये सब नंबर लाइन पे होते हैं ना, तो नंबर लाइन पे देखो, समझो ये क्या लिखा हुआ है, ये मान लो 0 लिखा है, ये है 1, ये है 2, 3 और इधर आ गया -1 और -2। अब देखिएगा 2.1 यहां है, 2.1 ऐसे ही हमने 2.7 देखते रहना, 3.4 मान लीजिए अंदाजे से बता रहे हैं, 1.9 और देखिए 0.2 और एक लास्ट और -1.2, नहीं यहां होगा
1.2 विद नेगेटिव साइन। अब देखिए 2.1 का इंटीजर पार्ट, इसके लेफ्ट में ये जो बड़ा सा इंटीजर है 2.1 के अंदर ये 2 इन्वॉल्व है, तो इसलिए 2 वैल्यू आई। 2.7 के अंदर भी ये 2 इन्वॉल्व है, लेफ्ट साइड में जो बड़े से बड़ा इंटीजर दिख रहा है वो लेना है। यहां देखो 0.2 के लेफ्ट साइड में बड़े से बड़ा इंटीजर 0, इसलिए वो वैल्यू 0 आई थी। अब इसको देखो -1.2, -1.2 के लेफ्ट साइड में बड़े से बड़ा इंटीजर -2 है, इसलिए -2 आया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये डेफिनेशन आपके सामने बन गई है, ठीक हो गई। तो इसको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना ले। मैथमेटिकली देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लिखना है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू आएगी, 1 से 2 में आएगी, 2 से 3 में आएगी, -1 से 0 में आएगी, ऐसे ऊपर भी चलेगा ऐसे नीचे भी चलेगा। अब बताइए 0 से 1 में, 0 से 1 में इक्वलिटी 0 लगी, इसके बीच की कोई वैल्यू लो, 0.1, 0.2, 0.3, सबके अंदर इंटीजर पार्ट 0 है। यहां देखिए 1 से 2 में 1.3, 1.7, 1.9 सब में इंटीजर पार्ट 1 है, इसमें इंटीजर पार्ट 2 से 3 में 2 है, -1 से 0 में इंटीजर पार्ट -1 है। ठीक इस तरह से ये आपका चलता रहेगा, जब तक जिस रेंज में पूछे वहां बता दो। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की ये डेफिनेशन है, क्वेश्चन 63 में वो यूज होना है उस चीज को, इसलिए पहले हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको समझा दिया। रब करें, चलो अब क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जो आपका फंसना है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को यहीं डिस्कस करने की सोच रहे हैं कि वो क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है हम आपको बता दें, सिंपल वैल्यू दे रहे हैं, इवेलुएट 0.25 to 1.25 और लिखा है fx dx, fx dx कह रहे हैं इसकी वैल्यू बता दो जहां fx की वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। हाँ बाकी सब ऐसे ही लिखो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 2018 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बस इसको इवेलुएट करना है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं इस डेफिनेशन को देख देख के जो मैं पूछूं वो बताना। 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 और 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, बस इन दो जगहों पर इसकी वैल्यू बताओ इनकी। एक सेकेंड यहाँ इक्वालिटी हटा दो बेटा, जब ये x 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0 से 1 में 0 आएगी, तो ये आ जाएगा x माइनस 0। जब ये x 1 से 2 के बीच में होगा तो 1 से 2 में वैल्यू 1 आती है, तो ये x तो एज इट इज आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आ जाएगी व्हेन x लाइज इन बिटवीन 1 to 2। ये दो चीजें आपको मिल गई हैं। ठीक, अब इसी चीज को इसको स्प्लिट करते हैं 0.25 से 1 तक और +1 से लेके 1.25 तक, हमने इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिया है। 0.25 और 1.25 के बीच में 1 एक इंटीजर है, तो वहां पे स्प्लिटिंग पॉइंट डाल दिया। इस fx की वैल्यू अब बताना 0.25 से 1 के बीच में, मतलब यहां पूछ रहे हैं आपसे 0.25 से 1 के बीच में, यही तो वैल्यू लगभग ये वैल्यू x होगी, तो लिख दिया x dx। और देखिए 1 से 1.25 के बीच में वैल्यू चाहिए, अब आपको 1 से 1.25 के बीच में fx की वैल्यू चाहिए, तो 1 to 1.25 यहां पे कहीं आएगा 1 से 1.25। fx की वैल्यू देखो, fx की वैल्यू x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 और dx। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसके आगे कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, इसको खुद ही कर लीजिएगा, इसको स्क्वायर बाय 2 और अपर लिमिट लोअर लिमिट वो सब कर लीजिएगा। मेरा काम था ये समझाना ग्रेटेस्ट इंटीजर और उधर से वो वाली चीज दिखानी। गौर से कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अगला टॉपिक क्या होगा। क्लास अभी आप लोग इंटीग्रेशन पूरा देख लिए हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे मेथड्स होते हैं, कुछ बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको। डिटेल वर्जन में आपसे फिर कर रहा हूँ, हमको डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशंस में जाना है, इसलिए इसको हमने एक थोड़ा सा बहुत आइडिया आपको दे दिया कि अब आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वर्क बुक के जितने भी फंसे हुए क्वेश्चंस थे वो मैं कराता चला जा रहा हूँ, जो भी लगता है कि आपसे नहीं निकलेंगे उसी में आपका एक छोटा सा टॉपिक इंटीग्रेशन में हम पहले और फिनिश कर दें। वो ये लिखा हुआ है कि लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कभी कभी क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ ऑपरेट करके दे देते हैं और कहते हैं इसकी वैल्यू बता दो। तो पहले तो वो रूल है क्या, उसका देखो रूल ये है कि d बाई डी एक्स, और मान लो लिखा है फाई एक्स टू साई एक्स और है आगे एफ टी डी टी। तो हो क्या रहा है, देखो इंटीग्रेशन भी हो रहा है और फिर उसका डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, इसलिए कहा था लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन
अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ हो, तो इस काम को करने के लिए जो रूल दिया गया है वो लिबनीज ने दिया है। रूल है क्या? सिंपल देखो, डी साई ओवर डी एक्स एफ ऑफ साई माइनस डी फाई ओवर डी एक्स एफ ऑफ फाई। बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद रह गया तो आप कुछ क्वेश्चंस को बड़ा जल्दी कर ले जाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, है ना। अब फिर देखो ऐसे ऐसे हजारों फॉर्मूले हम बताएंगे पूरे सिलेबस में, तो अब जिसकी प्रूफ की नीड होगी वो मैं कराऊंगा, जिसकी नीड नहीं होगी वो नहीं कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर इसका एप्लीकेशन सीखना है। जैसे अभी आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, उनके बेसिस पे क्वेश्चन किए थे, उनका प्रूफ नहीं देख रहे थे आप। ऐसे इसका भी नहीं देखना, बस एक रूल मैंने बता दिया कि जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ लिखा हो तो आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लीजिए ये लिखा हो एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब और डी टी अपॉन लॉग टी, और यहां लिखा है डी बाई डी एक्स। तो इसको करने का तरीका क्या होगा भाई? एक तरीका तो ये है कि पहले आप 1/log t का इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कीजिए, और फिर ये x का फंक्शन आ जाएगा, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, इसमें लगेगा टाइम। तो एक दूसरा तरीका ये है कि इसकी जगह आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आंसर देखो। फॉर्मूला क्या होगा, इसमें कंपैरिजन करो तो साई की जगह एक्स क्यूब लिखा है तो डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, देखो हो रहा है ना, डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स, और 1/f साई, मतलब टी की जगह ये साई रखना है। देखो टी की जगह अपर लिमिट रख देनी है, तो टी की जगह एक्स क्यूब लिख देंगे आप, तो लॉग एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स। अब देखो फाई मतलब लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, तो लोअर लिमिट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर है, और 1/log एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई करने का तरीका है। और आंसर क्या है देखो, ऊपर वाले का 3x स्क्वायर अपॉन ये क्या है 3 log x माइनस ऊपर लिखा है 2x अपॉन 2 log x। बेटा यही आंसर है, यही आंसर है। देखो x स्क्वायर माइनस x अपॉन log x निकल आया आंसर। आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ कर दिया इस रूल से, प्रोसीजर वो है। और वैसे क्या था कॉन्सेप्चुअल तरीका कि पहले आप इंटीग्रेट करते, फिर उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते, फिर जो x का फंक्शन आता उसे डिफरेंशिएट करते, तब जाके आंसर बनता। तो इससे आसान हो गया ना काम, इसलिए इसको ध्यान रखना है, फॉर्मूले की तरह ध्यान रखिए इसे। अच्छा, आपकी वर्कबुक में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर शायद वो है 63 है क्या, देखते हैं, अभी आपको कराते हैं। 64 है बेटा, 64th क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, 64th आपसे हो नहीं पाता है इसलिए हम करा रहे हैं। कह रहे हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन इसका निकालना है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 to x e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। कह रहे हैं इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट x इक्वल्स टू 0 we have a0 plus a1x plus a2x square and so on। क्वेश्चन ये है द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx अबाउट x इक्वल्स टू 0 इज गिवन एज, ये लिखा है a0 a1 a2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a2, ये निकालना है। कह रहे हैं a2 की वैल्यू निकाल दीजिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन में। अब याद कीजिए हमने आपको एक टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज का चैप्टर पढ़ाया था कैलकुलस की स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो पहला चैप्टर था, वहां ये क्वेश्चन हमने जान के नहीं कराया था क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करना है, तो अब करा रहे हैं। लेकिन अब मैं बोल क्यों रहा हूं कि आपको वो टेलर सीरीज का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। टेलर सीरीज अबाउट x इक्वल्स टू 0 इज ऑल्सो नोन एज मैक्लॉरिन सीरीज। याद नहीं आया? चलो उस चैप्टर को देखिएगा, उस वीडियो को, अगर याद नहीं आ रहा हो, जहां टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज है, कैलकुलस का लेक्चर नंबर 1 है वो। चलो मान लीजिए आपको पता है, तो टेलर सीरीज होता क्या है, टेलर सीरीज अबाउट x इक्वल्स टू 0 इज गिवन एज, देखो जो होता है वो देखना, एफ एक्स इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस x टाइम्स f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। जो टेलर सीरीज होती है वो ये होती है भाई, जो सामने दिख रही है, f0 x टाइम्स f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। अच्छा, इन्होंने क्या दिए, इन्होंने यही टेलर सीरीज ऐसे दे दी, तो इसका मतलब ये f0 की जगह a0 लिख रहे हैं, f डैश 0 की जगह a1,
और इस एफ डबल डैश 0/2 की जगह देखो a2 लिखा हुआ है, तो ऑन कंपैरिजन यू विल गेट a2 इक्वल्स टू एफ डबल डैश 0/2। बात समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से टेलर सीरीज ये होती है 0 के अबाउट, इनके हिसाब से टेलर सीरीज ये है, तो कंपैरिजन करना पॉसिबल है, तो हमें एफ डबल डैश 0 चाहिए, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको, ये होगा डिफरेंशिएशन। अब कैसे होगा देखिएगा, हम थोड़ा स्पेस यहाँ पे ब्लैंक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका जो a2 आएगा वो अभी आपने सीख लिया कि डबल डैश 0/2 से निकलना है, बस ये पता चल गया। तो उसके लिए आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले 1 बार तो डिफरेंशिएट कर ले, 2 बार तो उसके बाद होगा। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, 0 बाद में रख लेंगे, एफ डैश एक्स, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 0 to x e टू दी पावर -t²/2 dt, ऐसा कुछ होगा भाई, डैश है मतलब इसका डिफरेंशिएशन। अब ये क्या हो गया, लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ हो रहा है। यहाँ ये है देखो, अपर लिमिट x है, लोअर लिमिट 0 है, यहाँ अपर लिमिट साई होती है, लोअर लिमिट फाई होती है, तो फॉर्मूला ऐसे चलता है। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करें, क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट बताइए x इनटू एफ ऑफ साई, का मतलब क्या है, इस t की जगह अपर लिमिट रखना है, तो यहां पे इस फंक्शन में इस t की जगह इस अपर लिमिट को रिप्लेस कर दीजिए e टू दी पावर -x²/2 माइनस बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट का डी बाई डी एक्स क्या होगा, चलो लिख ही लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 0 इंटू ई टू दी पावर 0। बेकार है ना, ये तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। खैर ऐसा कुछ बना, अब डी बाई डी एक्स का x का भी 1 ही होता है, तो ये बचा e टू दी पावर -x²/2। देखिए f डैश x आपने लिबनीज रूल से निकाल लिया। अगर यही हम आपसे f डबल डैश x पूछे चेन रूल के अकॉर्डिंगली, तो देखो उसका डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर -x²/2, e टू पावर x का डिफरेंशिएशन, और फिर -x²/2 का होगा -2x/2। तो सब मिलाकर के ये बचेगा कितना, -x e टू दी पावर -x²/2, 2 तो कैंसिल हो गया। ये है e टू द -x²/2 का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। आपको चाहिए क्या था, f डबल डैश 0 चाहिए था, लो आंसर ही आ गया। यहीं पे निकालते हैं, f डबल डैश 0, यहाँ पे 0 रख दो, तो बेटा ये तो 0/2, लो 0 ही हो गया, आंसर 0 है, a2 0 आ रहा है। अब आप देख लीजिए, लिबनीज रूल से क्वेश्चन कर पाए आप, इसलिए बताया था आपको, ये टेलर सीरीज का लिंक बना के लिबनीज रूल लगवा दिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 18 भी है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी है आपकी वर्कबुक में, जरा देखिए तो जब तक हम रब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 वो भी लिबनीज रूल का ही है, और है ठीक वो भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 15 में लिखा है, इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में लिखा है 0 to x² √4 + t³ dt डिवाइडेड बाई x²। कह रहे हैं इस लिमिट को निकालिए। ये लिमिट के क्वेश्चन में लिबनीज रूल कहां से आ गया, आएगा कैसे आएगा, हमने देखो लिमिट में ये क्वेश्चन भी छोड़ा था, क्योंकि हमें ये कराना था लिबनीज रूल से। लिमिट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, जब x को यहां 0 रखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 0 हो जाएगा, जब 0 to 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आता है, मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू 0, डिनोमिनेटर पे 0 रखोगे तो इट इज इन 0/0 फॉर्म। इट मींस यू कैन यूज एल ऑपिटल रूल, एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल ऑपिटल रूल का सिग्निफिकेंस तो छोड़ो, एल ऑपिटल रूल का नोटेशन क्या चलेगा अभी है, यू हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 0 to x² √4 + t³ dt डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ x²। देखिए यही तो एल ऑपिटल रूल है। डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में तो कोई इशू है नहीं, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो आ गया। देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, अब देखो क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक साथ हो रहा है तो लिबनीज रूल लगाना पड़ेगा। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली चलिए, क्या कहा गया है, अपर लिमिट का डेरिवेटिव करो और फंक्शन में अपर लिमिट रख दो। तो ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर है ना, तो इसी का डिफरेंशिएशन, और इस फंक्शन के अंदर ये अपर लिमिट रिप्लेस करनी है। तो गौर से देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब, इस t की जगह आपने एक्स स्क्वायर रखा और फिर उसका क्यूब। देखो ये t की जगह अपर लिमिट रखनी थी तो हमने t की जगह अपर लिमिट रख दी, ठीक। और इसके आगे माइनस ये जो आगे की चीज है, देखो लोअर लिमिट 0 है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, आगे का टर्म 0 ही होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। इतना ठीक हो गया। फिर अब मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में कुछ दम बचा है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, बेटा x का डिफरेंशिएशन 2x 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 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स की पावर 6, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 0 मतलब 2, ये रहा आंसर। इसकी लिमिट 2 है, मतलब एल ऑपिटर रूल लगा लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रूल लग गया, लिबनीज रूल। ये है एडवांटेज इस तरीके का। करिए नोट, फिर हम अब अगला कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होगा उसको पढ़ाएंगे। क्लास अब हम लोग बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अभी लिबनीज रूल आपने देख लिया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन साइमल्टेनियसली करना हो तो लिबनीज रूल लगता है। अब बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से आप इंटीग्रेशंस को कैसे जल्दी क्रैक कर सकते हैं एग्जाम में। तो चैप्टर का नाम तो लिखा ही हुआ है, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो पहले आप गामा फंक्शन समझ लीजिए, फिर हम बीटा फंक्शन आपको समझाएंगे। गामा फंक्शन जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो बाद में, पहले एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन देखिए। जैसे लिखा है गामा 5, देखो फैक्टोरियल आप कैसे लिखते हो अगर याद करो तो, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की डेफिनेशन क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है फैक्टोरियल 5 की डेफिनेशन। ऐसे ही गामा 5 लिखने का ये तरीका है। कुछ किताबें इसको ना कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ये गामा नहीं है, गामा 5 ये है ना फैक्टोरियल। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं ना, ये फैक्टोरियल है ये गामा है, ठीक है। तो गामा 5 की डेफिनेशन देखिए क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या डिफरेंस है देखिए। फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है, 5 से लेके 1 तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल कहलाता है। ऐसे ही गामा 5 आप क्या करो, उसमें से 1 रिड्यूस कीजिए, अब जो आए 4, फिर 1 रिड्यूस करिए, फिर 1 रिड्यूस करिए, जब तक कि 1 तक ना पहुंच जाए, और इस तरह से 4 3 2 1 ये गामा 5 आ गया। चलो अगर इसी से गामा 7 आपसे पूछ लें, गामा 7 तो देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये रहा गामा 7। कभी कभी ऐसा होता है कि गामा 5/2, अब गामा 5/2 चाहिए, तो अब ये तो देखो नेचुरल नंबर्स में तो आसान था, इसमें क्या करें, वही काम मन में। आपने क्या किया था, 7 में से 1 रिड्यूस करा था तो 6 आया था, बेटा 5/2 में से 1 रिड्यूस करिए तो क्या आएगा। एक बात और बता दें आपको, देखिए एक सेकंड रुको, ये गामा 5 को 4 गामा 4 लिख सकते हैं, देखिएगा, और फिर 4, अब इस गामा 4 को 3 गामा 3 लिख सकते हैं, और देखिए 4 इंटू 3 इंटू गामा 3 को 2 गामा 2 लिख सकते हैं, और देखिए 4 3 2 गामा 2 को आप 1 गामा 1 लिख सकते हैं, और गामा 1 1 ही होता है, गामा 1 1 होता है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 3, ये मैंने डायरेक्ट लिखा दिया था आपको कि गामा 5 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके पीछे की प्रोसीजर ये है, 1 1 रिड्यूस करते हैं, 4 तो आ गया, अब गामा 4 को कैसे 3 गामा 3, फिर गामा 3 को कैसे 2 गामा 2, फिर गामा 2 को 1 गामा 1, गामा 1 1 ही है। तो वैसे ही अब देखो, जब आपको ये पैटर्न मिल गया कि गामा 5 आगे से आप जान गए कि इस तरह से होता है, तो वही लॉजिक आपने गामा 6 7 में लगा दिया। तो यही चीज इस कॉन्सेप्ट से जरा यहां देखें तो क्या होगा, इसमें से 1 रिड्यूस करें तो आएगा 3/2 गामा 3/2, ठीक है। अब 3/2 गामा 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 रिड्यूस कीजिए, 1/2 गामा 1/2 ऐसा आ सकता है, और गामा 1/2 3/2 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। बेटा गामा 1/2 थोड़ी देर के लिए लर्न रखिए कि गामा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है, जिसको अभी हम फर्दर आगे जब चैप्टर चलेगा तो हम प्रूफ करा देंगे कि गामा हाफ रूट पाई क्यों होता है। यहां पे अलग से याद रखिए, गामा हाफ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो गामा को रीड करने का तरीका मिला आपको। आगे से देखो, इस प्रोसीजर से मत चलना, गामा 5/2 डायरेक्ट यहां देखो क्या किया आपने, 3/2 1/2 इंटू गामा 1/2।
इसी लॉजिक से जरा 9/2 सोचो तो क्या होगा, पूरा प्रोसीजर मत करिएगा। 7/2, फिर और कम करो 5/2, और रिड्यूस करिए 3/2, फिर रिड्यूस करिए 1/2, और गामा 1/2, और गामा 1/2 बाद में आपका स्क्वायर रूट ऑफ पाई आप लिख दोगे। इवन ये इसमें भी चलता है, गामा 13/4, 1 रिड्यूस करिए तो आएगा 9/4, फिर 1 रिड्यूस करिए 5/4, फिर से 1 रिड्यूस करिए 1/4, और ये गामा 1/4। जब गामा 1/4 आप सीख जाओगे तो उसकी वैल्यू भी रख देंगे, या एग्जाम में दी जाती है इसकी वैल्यू अलग से, उसकी तो मालूम है गामा हाफ की, इसकी अभी नहीं मालूम है, तो जब एग्जाम में दी जाएगी या अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो इसकी भी पता चल जाएगी बाद में। फिर फिलहाल ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, गामा को ओपन करने का प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर को दिमाग में बैठाइए। बढ़े आगे। इन शॉर्ट आप लिख सकते हो कि गामा n+1 इक्वल्स टू n गामा n, बस इतनी सारी चीजों को ऐसे लिखा जा सकता है, गामा n+1 इक्वल्स टू n गामा n। गामा के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसमें 1 रिड्यूस करके आगे बढ़ा दीजिए n गामा n। बढ़े आगे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखिए गामा की। अब आप इसके बेसिस पर क्वेश्चन करने की पोजीशन में पहुंच गए हो, लेकिन एक सेकंड प्रॉपर्टी और देखें तब अच्छे से क्वेश्चन होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ी होगी, देखो ये है प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा इक्वल्स टू साइन m थीटा कॉस n थीटा। इसको देखना है कि ये कितना होगा। देखो क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, ये गामा m+1/2 गामा n+1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा m+n+2/2। याद रखिएगा, इतना फेमस रिजल्ट है कि इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखें क्वेश्चन कैसे होंगे इसके। जैसे मान लीजिए लिखा है 0 to π/2, 0 to π/2 में ही है एप्लीकेबल, साइन 5 थीटा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं वैसे, आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 51, साइन 5x और कॉस 3x dx, और क्वेश्चन नंबर 51 वर्कबुक का। आपको इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा का कैसा भी क्वेश्चन हो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, अगर लिमिट 0 से π/2 में है तो। देखिए कैसे होगा, सिंपल अगर इसमें कंपैरिजन करो तो इन प्लेस ऑफ m 5 है और n की जगह 3 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, कंपैरिजन कर लो, m = 5 n = 3, वैल्यू रख दो बस सिंपल, गामा 5 + 1/2 गामा 3 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा 5 + 3 + 2/2। अब इसे सॉल्व करके देखें कुछ हो रहा है कि नहीं। बेटा 5 + 1 6, 6/2 3 होता है गामा 3, 3 + 1 4 2 गामा 2, 2 टाइम्स गामा 5 3 8 2 10, मतलब ये गामा 5। अगर आपको याद हो जो आपको सिखाया गया था, गामा 3 को कैसे लिखना है 2 × 1, गामा 2 को कैसे लिखना है 1, गामा 2 मतलब 1, अच्छा 2 टाइम्स गामा 5 मतलब 4 × 3 × 2 × 1, यही प्रोसीजर था। देखो ये सॉल्व कर लो, यही आंसर है, इससे जो भी निकल रहा है वो आंसर दिख भी रहा है शायद, 1/24 आंसर आ गया। इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन जो मजाक बन के रह गया विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। एक्चुअल में क्लास 12th में इस क्वेश्चन को क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कराते थे। ऑड कहते, अगर दोनों ऑड हैं तो एक प्रोसीजर, दोनों इवन है तो दूसरा प्रोसीजर, एक ऑड है एक इवन है तो तीसरा प्रोसीजर, ऐसे कितने सारे प्रोसीजर लर्न कराए जाते थे क्लास 11th में। अब कंपटीशन में वो सब कुछ नहीं करना, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली कंपैरिजन कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करिए, काम खत्म। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है यहां पर एंगल और यहां पर एंगल सेम होना चाहिए x, और दूसरी चीज लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, तो लग जाएगा। देखिए गेट का क्वेश्चन देखिएगा, इसका गेट का आया हुआ क्वेश्चन, प्रॉब्लम कैसे छोटी की जा सकती है। 57 2013 का सिविल ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 57, 0 to π/2
कॉस 4 3 थीटा साइन 3 6 थीटा और डी थीटा 0 to π/2 नहीं है, ये π/6 है। देखो ये है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2013 का सिविल ब्रांच का। अब इसमें सोचो भाई क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला सामने रखा है, लगा दें गामा फंक्शन, ये वाला ये रिजल्ट नहीं लगा सकते, लिमिट π/6 तक है, वहां लिमिट π/2 आनी चाहिए थी। और देखो यहाँ x और x सेम होना चाहिए, 3 थीटा और 6 थीटा लिखा हुआ है। इवन हम तो कहते हैं जो dx है वही x और x हो, तो यहाँ तो d थीटा है तो ये थीटा ही यहाँ अंदर होना चाहिए था। प्रॉब्लम्स है, इसको थोड़ा इजी करते हैं। पहले इजी करने का तरीका क्या हो सकता है, सोचो। आप इस 3 थीटा को हटाओ यहां से, पुट 3 थीटा इक्वल्स टू टी, तो बेटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी बाई 3 लिख सकते हैं। और यहां से लिमिट चेंज करने के लिए आपको कहा गया था कि लिमिट चेंज करना होता है एट थीटा इक्वल्स टू बेटा थीटा की वैल्यू एक तो 0 है, 0 पर टी की वैल्यू 0। अच्छा, और यहां नीचे नहीं दिख रहा होगा, एंड थीटा इक्वल्स टू π/6, π/6 पर टी की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू π/6 पर यहां π/6 रख दो तो टी की वैल्यू π/2। देखो पता चल गया, when theta varies from 0 to π/6 t varies from 0 to π/2। एक चीज तो पता चल गई। तो यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे t की वैल्यू 0 और t की वैल्यू दूसरी वैल्यू π/2 मिलेगी। उसके पीछे की एनालिसिस ये है, t varies from 0 to π/2। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन यहां अप्लाई कर देते हैं इस जगह, तो ये तो हो गई 0 to π/2। देखिए cos 4t, आपसे क्या कहा है 3 थीटा की जगह t रखना है, और यहां साइन क्यूब, और ये होगा 2t। क्यों बेटा 6 थीटा है ना, यहाँ 3 थीटा को t लिखा था तो 6 थीटा 2t। और ये d थीटा अभी dt/3 है, dt/3 अभी इतना बना। क्या अब ये बीटा गामा लग जाएगा? नहीं लग सकता, 0 to π/2 तो ठीक है, ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो जरा इनको भी सेम करते हैं। यहां थोड़ी जगह ले लें, अब ये जगह ले सकते हैं। देखो इनको भी सेम करते हैं, 1/3 तो बाहर, 0 to π/2 cos 4t, यहां देखिएगा 2 sin t cos t और होल क्यूब dt/3। अरे सॉरी, dt/3, 3 तो बाहर चला गया है। sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t, और क्यूब तो चल ही रहा है। अब इसको अंदर ले जाएं, क्यूब को ओपन करें, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8/3 0 to π/2, यहां से आएगा sin क्यूब टी इंटू कॉस, बेटा क्यूब टी ये है और 4 पावर ये है, 7t हो जाएगा dt। नाउ यू कैन अप्लाई। अब रिजल्ट देखो, साइन एम टी कॉस एन टी डी टी, ये टी और टी सब जगह कॉमन है, 0 to π/2 है। अब इस जगह वो रिजल्ट आप फॉलो कर दो जिसमें आप m को क्या लेके चलोगे, m3 और n इक्वल्स टू 7 लगा के देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। बस इतना ही था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बीच की कैलकुलेशंस काफी हुई हैं। ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसलिए इसको हम अब हटा दे रहे हैं। ये तो हो गया, ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था, उस कॉन्सेप्ट पर आपने क्वेश्चन भी कर लिया। अगर किसी को डाउट हो तो बताइएगा। कैसे बताओगे, खैर डाउट चैट बॉक्स में पूछ के बताइएगा। इसके आगे बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर लोगे, ये फॉर्मूला लग गया, आप लगा दीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप क्लास में होते तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस कम कराते हम, है ना, क्योंकि वहां आप डायरेक्ट हमसे अगले दिन पूछ सकते थे, यहां तो पूछ नहीं पाओगे, इसलिए हम सारे ही करा दे रहे हैं। क्वेश्चन 54 में लिखा है 0 to πx sin 6x cos 4x dx। अब इसको करना है sin 6x cos 4x dx, लगा दे बीटा गामा, सही तो है, नहीं 0 to π, और वहां 0 to π/2 होता है। अब क्या करें, सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमने एक जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिस्कशन किया था कि जब भी कभी यहाँ x हो तो पहले इस x को हटाना है, और उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है। ये क्वेश्चन नंबर 54 है, इसके लिए लिखा है I। बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, x कैन बी रिप्लेस्ड बाई पाई माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। एक प्रॉपर्टी थी, a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, दिस x कैन बी रिप्लेस्ड विद a प्लस बी माइनस एक्स थ्रू आउट इन द एक्सप्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें 0 to π, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और साइन, बेटा यहाँ अब डायरेक्ट देखो, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही रह जाता है, तो ये साइन 6x रह जाएगा, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स,
तो माइनस कॉस एक्स की पावर 4 फिर से प्लस हो जाएगा वो, तो ये cos 4x और dx यहां रिप्लेस करना नहीं था। क्या फायदा हुआ देखो समझो, जब हम इसको और ओपन करें तो ये हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 6x cos 4x dx माइनस, जरा याद करो तो ये x साइन 6x cos 4x ये क्या है, x साइन 6x cos 4x i है, देखो माइनस i आ गया। उसी तरीके से वो जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इसलिए पढ़ाई थी, वो कैसे यूज होती है वो थोड़ी थोड़ी। ये हो गया 2i इक्वल्स टू पाई। अब जरा सोचो क्या इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें, देखो x x x ठीक है, थीटा 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 ठीक है, लेकिन 0 टू पाई है और 0 टू पाई बाई 2 है। एक प्रॉपर्टी और थी अगर याद कीजिए तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन कब, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। याद आया? और अगर ये माइनस एफ एक्स आता था तो ये 0 हो जाता था। तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स यहां कंपेयर करें तो 2a की जगह यहां पाई लिखा हुआ है, तो आप इस फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखना है। अगर एफ एक्स आ जाएगा तो ये रिजल्ट यूज कर लेंगे। तो देखो यहां पर इस x की जगह इस पूरे फंक्शन में 2a की जगह पाई है, पाई माइनस एक्स रखो फिर से, तो यहां पाई माइनस एक्स रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पाई माइनस एक्स रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। देखो 2a से a हो जाता है ना, लिमिट हाफ हो जाती है और दुगना कर दिया उसे, तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, बाकी सब कुछ ऐसे ही है, साइन 6x cos 4x dx। पहले आपने यहां से यहां तक आने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाई और फिर यहां से यहां तक आने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई की है। देखो प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 3 हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिखवाई है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए कि प्रॉपर्टी 1 ये है, प्रॉपर्टी 3 ये है जो सामने लिखी भी है। चलो इतना हो गया बेटा, इसके आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल्स टू पाई, और इसके आगे चलो अभी हम निकाल ही देते हैं। m की जगह 6 है, n की जगह 4 है, तो गामा 6 प्लस 1 बाई 2, फिर से गामा ये हो रहा है ना m प्लस 1 बाई 2, फिर n प्लस 1 बाई 2, 4 प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2, 6 प्लस 4 प्लस 2 बाई 2। ये है फॉर्मूला। देखें ये सॉल्व हुआ कि नहीं, अगर नहीं सॉल्व होगा तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, अभी क्रॉस चेक हो जाएगा। देखिएगा पाई बेटा ये क्या है, गामा 7 बाई 2, हाँ जी गामा 7 बाई 2, गामा 7 बाई 2 को आप कैसे लिखोगे, 5 बाई 2, 3 बाई 2, 1 बाई 2, गामा 1 बाई 2, सब मल्टीप्लीकेशन में। और देखो ये क्या लिखा है, गामा 5 बाई 2, गामा 5 बाई 2 को सोचो क्या सिखाया था, 3 बाई 2, 1 बाई 2, गामा 1 बाई 2 मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा रही हमने ओपन कर लिया कि ये वाली चीज भी आपको याद आ गई होगी। अब 2 टाइम्स देखो 6 4 10 टू 12, 12 बाई 2 6, गामा 6, ये गामा 6 है, गामा 6 को आपको क्या है 5 4 3 2 1, एक कम करके लिखते हैं ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस आप मुझे बता दो इसकी वैल्यू क्या लोगे, रूट पाई, इसकी वैल्यू भी क्या लोगे, रूट पाई, दोनों मिलके पाई हो जाएगा। बाकी सब तो आप जान ही रहे हो सॉल्व कैसे करना है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, इसे आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है, कैंसिल करके अभी पता चल जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है बीटा गामा की, उसके बेसिस पे आपने 2-3 क्वेश्चन करके देख लिए कि अच्छा क्वेश्चंस तो हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलें। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, गामा की ओरिजिनल डेफिनेशन। ओरिजिनल डेफिनेशन का मतलब गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, गामा फंक्शन। ये तो अभी समझा रहे थे कि कैसे ओपन किया जाता है, कि जैसे गामा 7 बाई 2 को ओपन करने का ये तरीका है, लेकिन जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो ये है, गामा n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx, और यहां n ग्रेटर देन 0 है। दिस इज नोन एज डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। इसका एक और नाम है सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल। टेक्निकली हम लोग इसे सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल भी कहते हैं। एक फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल भी होता है, दैट इज नोन एज बीटा फंक्शन। गामा फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल। खैर आपको उसके नाम में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा नहीं है जरूरी। ये जरूरी है कि गामा फंक्शन की ये डेफिनेशन है। कैसे समझेंगे इसे,
इस स्टैंडर्ड रिजल्ट में दिस शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पर x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा देन दिस n इज नोन एज गामा n, ये जो पावर में n होता है। बेटा ये जो एरो लगाया है और ये जो सर्किल बनाया है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्मूले के अंदर। किसको आप गामा n लिखेंगे? ये जो x की पावर में n-1 में जो n होगा, और ये कब? जब यहां e की पावर लीनियर फंक्शन ऑफ x हो, यहां क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, स्क्वायर रूट x नहीं होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है। देखें इसका यूज कैसे कर सकते हैं। पहले हम वर्कबुक का क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर चलो पहले एक जनरल क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे आपसे कहा गया है इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, इसका रिजल्ट इवन याद भी होना चाहिए, बहुत से एग्जाम्स में आता रहता है। 0 टू इंफिनिटी e टू माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप अगर इसको यहां से देखो किसी 12th क्लास के बच्चे को दे दो तो वो शायद ही कर पाए इस क्वेश्चन को, नहीं कर पाएगा, क्योंकि गामा फंक्शन की डेफिनेशन लगेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसमें कुछ नहीं लगेगा, ना कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लग रही है, केवल गामा फंक्शन से क्वेश्चन हो रहा है अभी फिलहाल। तो चलो ट्राई करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपसे क्या कहा था? दिस शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां पे ये एक्स का लीनियर फंक्शन है क्या? नहीं है। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसी को सही करें, जरा उसको फिक्स करने की कोशिश करें। तो आप क्या करोगे? पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। एक्स को हमने टी रखने की कोशिश करी। अच्छा, जब एक्स को टी रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर को टी रख देते हैं, तो एक्स हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टी। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन। बेटा जब एक्स रूट टी है तो यहां से dx क्या आएगा? अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं लेकिन इस प्रोसेस के साथ। dx इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी और फिर t का dt। लिमिट पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। देखो x इक्वल टू 0 पर t भी 0, यहां देखो x इक्वल टू 0 पर t भी 0, और x इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो t इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है, तो लिमिट अभी भी क्या रहेगी? 0 टू इन्फिनिटी। पहले भी 0 टू इन्फिनिटी थी। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां करके देखते हैं जरा। 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर, बेटा एक्स स्क्वायर की जगह माइनस टी और dx की जगह ये लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। चलो 1/2 तो आ गया 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी। ठीक, ये तो लीनियर फंक्शन बन गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ टी को हमें न्यूमरेटर में x होना चाहिए था, तो इसको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं t टू दी पावर माइनस हाफ dt। बताइए क्या यहां पर ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपैरिजन पॉसिबल है? ये t टू द पावर माइनस हाफ वही होता है, यहां पे रिजल्ट होना चाहिए समथिंग -1। समथिंग -1 में ये समथिंग ही गामा हो जाता है। तो जरा देखो 1/2 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर हाफ -1 dt। ऐसा पॉसिबल है लिखना? माइनस हाफ को हाफ -1। अब अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर कीजिए इसे, इस चीज को केवल, तो यही तो गामा लिखा है, e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n-1 dx। वो t में है, वो x में है रिजल्ट, तो ये है गामा हाफ। और आपको याद है गामा हाफ लर्न करा रखा है रूट पाई, तो रूट पाई बाई 2। देखो ये रहा। बेटा इस रिजल्ट को याद रख लीजिएगा, फेमस रिजल्ट है ये, कि 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू रूट पाई बाई 2 आती है। करिए नोट। हम आपके लिए नया क्वेश्चन देखते हैं कि और इसमें कोई क्वेश्चन क्या करा सकते हैं। 61, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 61 कराएंगे आपको। देखो हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। अब ये वर्कबुक का क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन वर्कबुक का नहीं था। 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस वाई क्यूब इंटू y टू दी पावर हाफ dy, कह रहे हैं इसे इंटीग्रेट करिए। तो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वही बीटा गामा के हिसाब से सोचे। हमें कैसे पता चल रहा है कि इसमें बीटा गामा का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? देखो ये 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है, एक्सपोनेंशियल की कोई पावर है, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल की कोई पावर है, तो मतलब अगर इसको गामा से रिलेट करें तो काम बन सकता है। चलो कैसे रिलेट करेंगे देखेंगे। ये इंटीग्रेशन है। प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म क्या है इसको डिसाइड कीजिए। प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म y क्यूब। क्यों कहा था दिस शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ x?
तो ये y में है क्वेश्चन, उन्होंने x में दिया, ये y में है, तो ये y क्यूब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी को हटाते हैं, पुट y क्यूब इक्वल्स टू x, वेरिएबल चेंज करना है ना, हमने हटा दिया। तो यहां से y की वैल्यू x टू दी पावर 1/3, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बेसिस पर आप जरा मुझे dy बता दीजिए, dy भाई y का डिफरेंशिएशन dy, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/3 x टू दी पावर -2/3, फिर x का dx, पावर फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन कर दिया हमने। ये वैल्यूज ऊपर रिप्लेस करें, देखिए क्या आएगा। ब्लैक पेन ही ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, कहा था ना लिमिट पे फर्क नहीं पड़ता, 0 टू इन्फिनिटी रहेगी। यहाँ 0 रखोगे तो x 0 आएगा, इन्फिनिटी रखोगे तो x भी इन्फिनिटी आएगा। तो 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर, बेटा y क्यूब की जगह आपने अभी अभी x बना लिया इसे -x, और फिर ये देखो y की वैल्यू यहां से रिप्लेस करनी है x टू दी पावर 1/3, y की वैल्यू x टू पावर 1/3 और होल पावर 1/2 लिखा हुआ है। देखो y की जगह लिखा है x टू पावर 1/3 और पावर हाफ, और ये जो dy है ये सामने है 1/3 x टू दी पावर -2/3 dx। अब ये पूरा क्वेश्चन x में है, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं चीजों को इजी करने के लिए। 1/3 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x, देखो लीनियर फंक्शन आ गया। बाकी इनको मैच कर लेना है, x टू दी पावर, बेटा ये दोनों मिलके क्या होंगे 1/6, और ये वाला मिलके -2/3 और dx, इन दोनों को मिला दो अगर तो कितना होगा, देखो 1 -4 मतलब -3/6, -3/6 मतलब -हाफ, तो आ गया 1/3 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -x, x टू द पावर -हाफ dx। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, -हाफ आ रहा है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, यहां क्या होना चाहिए था समथिंग -1, तो इसको समथिंग -1 बनाना है। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/3 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x, x टू दी पावर हाफ -1 dx। अब ये कौन सा गामा है, ये रहा। देखो बार बार क्वेश्चन ऐसा डिजाइन करके रखा जाता है कि वो गामा हाफ ही आ जाए, तो गामा हाफ, और गामा हाफ है √π, तो √π/3 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 61। तो कहीं ना कहीं आपने गामा फंक्शन का यूज करना सीख लिया कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे जल्दी निकलेंगे विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। पहले आपने प्रॉपर्टी 2 पढ़ी थी जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा वाले क्वेश्चन थे। अब अगर एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन है तो ये सेकंड आइलेनियन इंटीग्रल या गामा फंक्शन से क्वेश्चन हो जाएगा। बढ़े आगे, इसी में अब हम बीटा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसे आप। अब बीटा फंक्शन देखते हैं कि बीटा फंक्शन क्या होता है। देखो बीटा फंक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन देखिए क्या है। बेटा देखो गामा फंक्शन तो सीख लिया, अब हम बीटा फंक्शन भी सीख लेते हैं कि बीटा फंक्शन से क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखो गामा फंक्शन आपने एक साइन थीटा कॉस थीटा में देखा था, प्लस सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल देखा। अब फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल क्या होगा देखना, उसी को बीटा फंक्शन कहते हैं, बीटा फंक्शन या ऑल्सो नोन एज फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल, फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल। देखो कैसे डिफाइन है, डेफिनेशन अगर देखें तो यही लिख देते हैं, बीटा एम एन, बीटा एम एन, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा बेटा, दूसरा पेन ले लूं मैं, एक मिनट। बीटा एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू दी पावर m-1 1 माइनस x टू दी पावर n-1 dx। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, दिस शुड बी लीनियर फंक्शन ऑफ x। ये जो 1 माइनस वाला एक्सप्रेशन है उसमें यहां x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो समझ लो अभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अच्छा, अगर ये लीनियर फंक्शन हो तो ये वाला m और ये वाला n इस तरह से यहां चला जाता है और यही बीटा बन जाता है। तो बीटा एम एन ऑल्सो नोन एज फर्स्ट आइलेनियन इंटीग्रल एंड इट्स डेफिनेशन इज गिवन बाय दिस रिजल्ट। ये 2 वेरिएबल का फंक्शन हो गया ना m और n में। गामा सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था जिसमें केवल n आ रहा था, यहां 2 आ रहे हैं m और n, कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज और है, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा क्या होगा, ये तो बीटा फंक्शन है। थोड़ी देर पहले आपने गामा का रिजल्ट देखा था, देखो ये था गामा n 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x x टू द पावर n-1 dx, ये गामा का रिजल्ट था। तो इनमें रिलेशनशिप क्या होती है, देखो ये अलग से लिख दे रहे हैं, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अगर कहीं आपस में इनको रिलेट करना हो तो उस रिजल्ट से रिलेट कर दीजिएगा, ये अलग प्रॉपर्टी वो अलग प्रॉपर्टी।
अब हम क्वेश्चन करने की पोजीशन पे आ गए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, आपकी वर्कबुक का ही क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए वर्कबुक का एक क्वेश्चन करा रहे हैं, गामा से तो देख लिए थे, अब बीटा से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहे हैं i इक्वल्स टू 0 to 1 x to the power 6 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ यही है। देखो सबसे पहले इसको अगर इस फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो ये क्या है, 0 to 1 x to the power 6 1 माइनस एक्स टू दी पावर हाफ dx। लगभग कंपैरिजन करने की कोशिश करी तो 0 to 1 तो मैच कर गया, यहां भी x कुछ दिख तो रहा है, लेकिन ये लीनियर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। दिस इज नॉट द लीनियर फंक्शन ऑफ x। ये देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म यही है। जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म होता है उसको स्किप करें किसी तरीके से। तो स्किप करने का तरीका ये होगा, देखो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, मतलब x को स्क्वायर रूट ऑफ टी रख रहे हैं। जब x को स्क्वायर रूट ऑफ टी रख रहे हैं तो dx आएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। ये सिखाया दिया था और आपको कहा था लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। देखो x को 0 रखो तो t भी 0 और x को 1 रखिए तो t भी 1, तो t अभी भी कहां से कहां तक होगा, 0 to 1 हो जाएगा। चलिए अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां रिप्लेस कर देते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। 0 to 1 एक्स स्क्वायर की जगह x की पावर 6 है और ये एक्स स्क्वायर, सॉरी x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ टी लिखा है, चलो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब और 1 माइनस, बेटा इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखे, t और पावर हाफ, इस dx की जगह ये लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टी dt। आप जरा याद करो तो ये x की पावर 6 ही हुआ ना, इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दे फिर से t, तो देखो ये t क्यूब है। इतना कुछ बन गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ है बस। अब ये जो है ना अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे ले जाते हैं। 0 to 1 t टू दी पावर, देखो ये 3 है और ये पावर हाफ ऊपर जाएगी, 3 माइनस हाफ 5/2 होता है, और 1 माइनस टी टू दी पावर हाफ dt। अब ये देखो लिमिट 0 से 1 है, ये लीनियर फंक्शन बन गया t का, तो क्या ये ओरिजिनल बीटा गामा से कंपेयर कर ले बीटा से, अभी नहीं कर सकते। पावर 5/2 है, यहां होना चाहिए था m-1, ये 1/2 यहां होना चाहिए था n-1, तो इसको m-1 और n-1 के फॉर्म में जरा लिख लें। 1/2 0 to 1 x टू दी पावर, सॉरी ये तो t है, t टू दी पावर 7/2 माइनस 1, 1 माइनस t टू दी पावर 3/2 माइनस 1 और dt। देखो अब आप नाउ यू कैन कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। कैसे, जब कंपेयर करेंगे तो ये 7/2 और 3/2 ही कंपैरिजन करके m और n की जगह दिख रहा होगा आपको। तो जब यहां आगे देखें, इसको हटाएं, हाँ वहां से यहां ले आ रहे हैं सीधे चीजों को, वहां देखिए 1/2 ये कौन सा बीटा हो गया, बीटा 7/2 3/2, बीटा 7/2 3/2। ये भी आंसर हो सकता है आपके पास ABCD जो 4 चॉइसेस हो वो यही हो, ऐसी कोई डिस्टर्बेंस कर रही हो तो आंसर ये है। लेकिन प्रॉपर आंसर चाहिए अगर, तो अभी इसको ओपन करते हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बिल्कुल पहले से लिख दी थी, देखो ये रही बीटा और गामा की रिलेशनशिप, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो जरा इस जगह वो रिलेशनशिप अप्लाई करें, 1/2 गामा 7/2 गामा 3/2 अपॉन गामा, इधर देखो 7/2 प्लस 3/2 10/2, तो 10/2 को आप 5 लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को लगाया है ये वाला। अब और देखें 1/2, बेटा गामा 7/2 को स्टार्टिंग में ओपन करना सिखाया था, क्या लिखते हैं 5/2 3/2 1/2 और गामा हाफ, ये तो गामा 7/2 है। ऐसे ही गामा 3/2 1/2 इंटू गामा हाफ। अब आप भूल गए होंगे तो फिर देखो हाफ एन आवर पहले जाओ जहां मैंने गामा स्टार्टिंग किया था, गामा की स्टार्टिंग ही यहां से की थी, डिवाइडेड बाई गामा 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये हम ओपन करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखो भाई क्या होगा 2 2 2 2, बहुत सारे 2 हैं ये, 1 2 3 4 और एक ये 5, खुद ही कर लोगे, हमको तो डर भी लग रहा है। चलो नहीं कोई बात नहीं, हमारा डरना हमारा काम नहीं होगा। देखिए भाई 3 से 3 कैंसिल, 5 ही बचा, 5 पाई डिवाइडेड बाई
देखो गामा हाफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई, गामा हाफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई मिल करके दोनों पाई हो जाएंगे तो 5 पाई, बाकी सब नीचे रह गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 टू द पावर 7 है। 2 टू द पावर 7 कितना होता है, जोड़ लें, 128, जुड़ गया 128, 5 पाई अपॉन 128, ये रहा इसका आंसर। क्रॉस चेक कर ले, ये आंसर मैच भी कर रहा है या नहीं कर रहा, और नहीं भी कर रहा होगा तो कहीं कोई सिली मिस्टेक की होगी। हाँ देखो मिल गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा, 5 पाई अपॉन 128। ये आपका देखो बीटा गामा का तरीका आपको मिल गया। बीटा फंक्शन को ऐसे अप्लाई करते हैं, गामा फंक्शन को आपको पहले सिखा दिया था। सीखा क्या आपने बीटा गामा में, with the help of beta and gamma functions you can easily calculate the value of definite integral। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हो तो सेकेंड आइलेरियन इंटीग्रल लगाना है, साइन थीटा कॉस थीटा हो तो वो जो गामा की प्रॉपर्टी शुरू में लिखी थी वो उससे कर देना है, और अगर 0 to 1 में हो, देखो 0 to 1 में कोई क्वेश्चन हो एक्स का एल्जेब्रिक तो बीटा फंक्शन से कर देना है, तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। आपकी वर्कबुक में जो बीटा गामा के क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। बीटा गामा के कुछ क्वेश्चंस तो मैंने कराए हैं, वो क्वेश्चन देखिए कौन कौन से थे, 54 57 54 57 61, ये तो मैंने कराए थे, और अभी एक 52 भी करा दिया, ये चार तो हमने करा दिए हैं, 54 57 61 62। और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो आप बीटा गामा के क्वेश्चन है इनको आप खुद से कर सकते हैं, फिर ट्राई करिएगा। इनके अलावा और क्वेश्चन होंगे, 51 है, 60 है, और ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन, ट्राई योर सेल्फ का क्वेश्चन है आपका, हाँ ठीक है 32, और फिर एक और है शायद 37, ट्राई योर सेल्फ का 37 है, T37। बेटा ये क्वेश्चन बीटा गामा के क्वेश्चन है, तो अब आप करोगे क्या, जब इन क्वेश्चनों में दिमाग लगाना तो सीधा बीटा गामा के हिसाब से ही लगाना, 54 57 61 52 51 60, ट्राई योरसेल्फ का 32, ट्राई योरसेल्फ का 37। तो ये बीटा गामा भी खत्म हो गया। क्या क्या सीखा आपने, पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के 4 मेथड सीखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई पार्ट्स मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड और स्टैंडर्ड रिजल्ट। फिर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन की 3 प्रॉपर्टीज सीखी थी, उन प्रॉपर्टीज पर बेस क्वेश्चन किए थे। फिर आपने लिबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन सीख लिया। आफ्टर दैट आपने ये बीटा गामा का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, बीटा गामा से क्वेश्चन कैसे होता है। यहां तक सिंगल इंटीग्रेशन की बातें खत्म हो गई। अब हम मल्टीपल इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल, इसको आप नोट कर लीजिए।